नमस्कार, स्वागत है आपका 18 सदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं खरा सौदा। मेरे साथ है मेरे दोस्त सहयोगी अजय शर्मा और दिल्ली स्टूडियो से डिम्पी कालराम। बाजार में लगातार 4 दिन की तेजी हो चुकी है। कल हमने 19,800 का भी आंकड़ा पार किया। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई, लेकिन अभी भी तेजी का जो मोमेंटम है वो बरकरार है। और अच्छी चीज है कि बैंक निफ्टी से भी पार्टिसिपेशन के अब संकेत पुख्ता तौर पर दिखने लगे हैं। अमेरिकी बाजारों को लेकर कोई चिंता नहीं है। अगर हम डाउ की बात करें, 4 बड़े ट्रिगर आपके सामने रखते हैं। डाउ में लगातार 7वें दिन हमने तेजी देखा है और अब लगातार वहां पर तेजी का माहौल है। नेस्डेक एसएनपी में भी 1% से ज्यादा की बढ़त हमने कल के सत्र में देखी है। रिलायंस के शेयर पर आज नजर होगी। अगर आपको रिलायंस के साथ साथ जियो फाइनेंशियल का शेयर चाहिए डीमर्जर के बाद, तो रिलायंस खरीदने का आज आखिरी दिन है और कल है रिकॉर्ड डेट, यानी कि 20 जुलाई को। पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि आप इस डीमर्जर का कैसे फायदा उठा सकते हैं और जियो फाइनेंशियल्स की वैल्यू क्या होगी, पूरी की पूरी गणित आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन इंडसइंड बैंक के जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे ही नतीजे आए। इंडसइंड बैंक के ब्याज से होने वाली आय में 18% का, मुनाफे में 30% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। हालांकि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से थोड़ी सी निराशा हमें देखने को मिली है। लेकिन ईएसए में शामिल शेयरों में अब रोज ट्रेडिंग होगी ट्रेड टू ट्रेड के तहत। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें निवेशक कहने कि अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक राहत की खबर यहां पर इन स्टॉक्स के लिए आई है। अहम ट्रिगर हैं जिस ट्रिगर के बेसिस पर हमने आपके सामने आज पूरा खाका रख दिया कि 4-5 अहम खबरें जिसके बेसिस पर आज हम डिस्कशन भी करेंगे और ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। लेकिन सबसे पहले जरा ग्लोबल मार्केट्स का चेक ले लेते हैं। और अजय जरा हमको ये बताइए कि ग्लोबल मार्केट्स में आपके नोटिसेबल पॉइंट्स क्या हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी को देख के तो ऐसा लग रहा है सपाट ही ओपनिंग हो सकती है। देखिए, हम जो है ऑलरेडी 15-20 दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में थे, यूएस मार्केट से अलग चल रहे थे। लेकिन आज ये बात बताना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स की कि यूएस मार्केट में 2 बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक तो वहाँ अर्निंग्स क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही है बड़े बैंकों की। आप जेपी मॉर्गन की देखिए, आप वेल्स फार्गो आपने कल देखा ही था, बैंक ऑफ अमेरिका ले लीजिए। ये सारे जो बड़े बैंक हैं वो जब अच्छे अर्निंग्स देते हैं वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि यूएस इकोनॉमी भी का हाल जो है ऑन ग्राउंड मामला इतना ख़राब नहीं है। दूसरी बात ये हुई है कि वहाँ की जो रिटेल सेल्स का डेटा आया कल शाम को, मैं आपको 2-4 दिनों से या कई दिनों से मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये देखना ज़रूरी है। अब इन्फ्लेशन पे बहुत फोकस करना ज़रूरी नहीं है, ग्रोथ का फोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि इन्फ्लेशन तो काबू में रेट हाइक कर करके सारे सेंट्रल बैंकों ने कर ही लिया, लेकिन उसका असर दिख रहा है क्या डेटा में? जी दिख रहा है। कल जो रिटेल सेल्स का डेटा आया वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आया, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर। यानी उस डायरेक्शन में अब डेटा बैठता जा रहा है। जो कदम सेंट्रल बैंक ने उठाए थे कि भाई इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए हम ग्रोथ को रोकेंगे, जब ग्रोथ का असर दिखने लगेगा उसके बाद रेट कट्स का मामला चालू होगा। इसलिए यूएस मार्केट काफ़ी तेज़ी में इस समय आ गया है, क्योंकि वो असर दिख रहा है। कल रिटेल सेल्स का डेटा काफ़ी कमज़ोर आया, तो बाजार के लिए बुरी खबर एक्चुअली अच्छी खबर है, क्योंकि ये बता रहा है कि शायद इतनी कर्राई से ये 2 हाइक यूएस में आगे आने वाले दिसंबर तक बाजार पकड़ के चला है, शायद उतना ही रहेगा या इस एक हाइक जो जुलाई में आएगा उसके बाद पॉज हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर आई है रिटेल सेल्स के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से। कल आईएमएफ ने भी कुछ कमेंट्री दी, लेकिन ये दोनों डेटा पे अगर आप ध्यान दें, इसी वजह से ग्रोथ स्टॉक्स, आईटी, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर बड़े अच्छे आए। देखिए कितना डेज हाई पे बंद हुआ स्टॉक। तो यूएस मार्केट में ये दोनों बातें बहुत साफ साफ सपोर्टिव हैं यूएस मार्केट में, इसीलिए तेजी दिखी। हमारे लिए डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर बना हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो वहाँ से सपोर्ट बना हुआ है। कुछ दिन हम यूएस मार्केट की तर्ज पे चलते हैं, कुछ दिन अवॉइड करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पैसा आ रहा है, ग्लोबल पैसा इमर्जिंग मार्केट की तरफ आ रहा है और भारत भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। अजय, अगर सिंगल लाइन में कहें तो अमेरिका में जो आंकड़े आ रहे हैं, अच्छे आंकड़े तो अच्छे हैं ही, लेकिन बुरे आंकड़े जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। बैड न्यूज इज गुड न्यूज वाला माहौल बन गया है वहाँ पे। और देखिए, ये तो होना ही था, ये सब इंजीनियर किया गया है, इसी डायरेक्शन में किया गया, एक आध स्टेप आगे पीछे करके इस डायरेक्शन में जाना ही था। करेक्ट। तो करीब S&P 500 के जो नतीजे आए हैं 82% अनुमान से बेहतर आए हैं। आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। हमने जॉबलेस क्लेम के डेटा अच्छे देखे, महंगाई के अच्छे डेटा देखे, रिटेल सेल्स कमजोर हुई, ये भी अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। तो अमेरिकी बाजारों को लेकर कोई फिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन अजय, कल हमने 19,800 के आंकड़ा पार किया, बैंक निफ्टी में हमने शुरुआती तेजी देखी, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आया, ये कहने की जस्टिफाइड भी है अजय? देखिए, ये फिक्र की बात है,
ये फिक्र की बात है। मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से फिक्र की बात है। कि क्यों बात है फिक्र की? एक तो टॉप से नीचे आए, लेकिन हमने दिन भर में एक बार भी उस टॉप को वापस ले जाने का अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो 100 पॉइंट हम निफ्टी में घटे टॉप से। बैंक निफ्टी तो डेज लो के करीब बंद हुआ, करीब 400-500 पॉइंट ऊपर से घट गया। अगर आप इंटरडे लेके आए निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो आपको नजर आएगा कि घटना तो ठीक है, लेकिन बड़ी बाइंग ऑन डिप्स पिछले 15-20 दिनों से हमने देखी है। कल बाइंग ऑन डिप्स उतनी बड़ी नहीं आई, यानी हम अपना जो फर्स्ट हाफ में टॉप बनाया हमने दिन का, उसको हमने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया वापस ले जाने का। ये देखिए, एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया। दूसरी बात, इनफैक्ट अगर आप बहुत महीन तरीके से देखेंगे बाल की खाल, तो फर्स्ट आवर में ही टॉप बन गया था। उसके बाद वो भाव देखा नहीं हमने दिन भर में। मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाइए, जो अभी तक बाजार का सबसे ज्यादा वाइब्रेंट हिस्सा था, वहां पे देखिए क्या हुआ। मिड कैप लाल निशान में बंद हुई, स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुई। इनफैक्ट स्मॉल कैप में 1% का कट आया, यानी कल एडवांस डिक्लाइन कमजोर होता हुआ नजर आया। इसलिए थोड़ी फिक्र की बात है। बहुत बड़ी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी धराशायी नहीं होगा, बट ऐसा सेटअप लग रहा है कि शायद बाजार एक शैलो करेक्शन की तरफ जा रहा है। देखिए, एक और बात है, कल इंडस्ट्री के आपने नतीजे देखे बैंकिंग सेक्टर के, इन लाइन थे, तगड़े थे नतीजे, लेकिन स्टॉक 1400 में खड़ा हुआ, जैसे जो कल मैं बता रहा था। करेक्ट, 1000 रुपए से लगातार चला है, इनफैक्ट 900 से। तो इस बार एक तो मैं आपकी पहले उम्मीदें बड़ी अच्छी बना दूं और फिर उनको बीट करूं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले तो उम्मीदें बड़ी बनी हुई, साथ में स्टॉक चला हुआ है। ये देखिए, डेज लो बंद हुआ, और आज मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि नतीजे खराब हैं, लेकिन काफी हद तक प्राइस इन थे। दूसरी बात, जो हम उम्मीद करके चल रहे थे, जब एग्जैक्टली वही आंकड़े उम्मीदें बड़ी हमारा अनुमान था, उम्मीदें काफी बड़ी हुई थी पहली बात। दूसरी बात यह कि ऑटो में कल करेक्शन का आपको माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि आज टाटा मोटर में बड़ी खबर है, लेकिन ऑटो में करेक्शन के साफ संकेत आपको नजर आ रहे हैं। बैंकों में भी कल बाइंग नहीं थी। कल अगर आईटी नहीं होता, चीजें होगी ना, तो ऑटो की जो भी अच्छी लॉन्चेस हो रहे थे 250 वाला जो ऑल टाइम हाई पे है बजाज फाइनेंस, प्राइस हाइक ले लिया, वो सारे एडजस्टेड हैं। अब सब कुछ तो हो गया है। 1500-1600 रुपए में एमएनएम आ गया, 2200 वाला हीरो मोटो 3100 पे आ गया है। 10,000 का मारुति। अब बच्चे की जान लेंगे क्या? थोड़ा तो जगह बनाने दीजिए। जगह कहाँ बन रही है? आईटी में नए चैंपियन खोजने हो गया। आईटी में जगह बन रही है। आईटी में देखिए आप 1450-1500 का इन्फोसिस हो गया। कल आईटी और रिलायंस ना होते, रिलायंस तो 3 दिन से चल रहा है। इनफैक्ट ये 3 दिन की जो गेन है 1.5-2% पर डे जियो फाइनेंशियल के चक्कर में। लेकिन अजय नहीं, आईटी की भी गेन तो काफी सॉलिड हो रही है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि नहीं, अब ये कंसोलिडेशन वाला फेज या फिर थोड़ा सा करेक्शन वाला, इसकी पूरी तस्वीर बन के आ रही है। लेकिन 2 हिस्से हैं बाजार के जो बाजार को संभालेंगे। फार्मा, कल मिड कैप फार्मा में देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा, न्यूलैंड, पिरामल फार्मा 10-10% ने गेन थे। तो बाजार अब उन साइड्स में जा रहा है जहां पे उतना चला नहीं है, और आईटी भी उतना नहीं चला है। अगर देखिए 1300 वाला 1450 ही तो हुआ इन्फोसिस, कौन सा 300-400 रुपये चल गया। और बहुत सारे हिस्से तो वो भी नहीं चले। तो बाजार ढूंढ रहा है अंडर परफॉर्मेंस के एरिया हाइड करने के लिए, और परफॉर्मेंस जो हो चुकी है मोटी, उससे मुनाफा निकालने के लिए। कल हमें ये भी बात दिखाई दी। जी हाँ, देखिए फार्मा इंडेक्स का बहुत शानदार चार्ट। लेकिन ये बताना जरूरी है कि अच्छे एरियाज मिड कैप में, जैसे मैंने आपको बताया, मिड कैप फार्मा में कल बाइंग थी। मिड कैप एनबीएफसीज में कल 10-10% के मूव आपको जीआईसी हाउसिंग, यूग्रो वगैरह में दिख रहे थे। जहां जहां अर्निंग्स की उम्मीद है और स्टॉक बहुत चले नहीं है, उस तरफ रुझान बनाइए। थोड़ा सा बाजार को एक हफ्ते के लिए रेडार पे रखिए। अर्निंग्स डायरेक्शन देंगे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। लेकिन कल का चार्ट देख के और कल के स्क्रीन को देख के माइनर फिक्र स्क्रीन पे झलक रही थी। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं साफ कर देगा जो आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स डायरेक्शन देंगे, क्योंकि इस हफ्ते 46% निफ्टी कंपनियों की अर्निंग्स आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, और यहां से बाजार की तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। और उसके आधार पर ही, क्योंकि हम एक तेजी देख चुके हैं, थोड़ा सा हो सकता है सुस्ती का दौर देखिए, थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन है, तो ये बाजार के लिए आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन वायदा बाजार के आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि कल हमने टॉप से निफ्टी को भी नीचे आते हुए देखा, निफ्टी बैंक को 400-500 पॉइंट ऊपर से गिरते हुए देखा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, कौन से एक्टिव कॉल्स, कौन से एक्टिव पुट्स इस वक्त हैं बाजार में, ये पूरा एनालिसिस करते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी बताइए, निफ्टी की तस्वीर क्या है? निफ्टी कल हमने देखा कि 19,800 का आंकड़ा पार किया। आपको लगता है कि चूंकि अभी 19,750 के आसपास है, इस रेंज में सस्टेन कर पाएगा?
देखिए सस्टेन तो कर सकता है क्योंकि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है कि वो सस्टेन नहीं करे। आपने देखा होगा 600, 700, 800 उसको लगाने में सिर्फ 3 ही दिन लगे, तो 3 दिन में वो 100 पॉइंट से भी जंप कर गया। दम तो देखिए है उसके अंदर। लेकिन मैं इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखूंगा, कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि आप एक सडन मूव के लिए तैयार रहिएगा। कल आपने देखा होगा बैंक निफ्टी पे 600 पॉइंट का वो सडन मूव आया, निफ्टी पर आया वो 100 पॉइंट का, वो आज भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं आएगा। अब आपके इंडाइसिस हैवी हैं, आप चले हुए हैं, आप रेजिस्टेंस के जोन में अब एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, आप थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए आप सडन झटकों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। 100 पॉइंट निफ्टी टूट जाए, 125 पॉइंट निफ्टी टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर हलचल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं आएगी। कल के सेशन में निफ्टी के अंदर क्या कल शॉर्ट कवरिंग हुई है 3% के ओपन इंटरेस्ट माइनस के साथ। कहने का मतलब यह है कि आप बाजार में लेवल से तो वहीं टिक गए, लेकिन जो अंदर अंदर खाने हुआ वो ये हुआ कि थोड़ा बहुत शॉर्ट्स थोड़े कम हुए बस। कल लोगों ने खरीदा क्या बाजार में, तो उसका जवाब है ना। क्या कल लोगों ने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कवर किया, उसका जवाब है हां। वो इसलिए कवर किया क्योंकि उनको लग रहा है कि झटका लगने के बाद भी सपोर्ट नहीं ब्रेक हुए। ये सपोर्ट तो नीचे है, ये 19,600 और 19,500 के आसपास की सपोर्ट है, और अभी हमारी जो क्लोजिंग है 19,700 की है, और गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है 19,800। तो इसलिए मार्केट के अंदर एक धड़ा 3% वाला, वो भी बहुत छोटा है, 3% वाला, वो ये कहता है कि ठीक है हम अपने शॉर्ट के सौदे काट लेते हैं। जब बाजार को नीचे नहीं आना, फिर हम क्यों बैठे रहे इसके अंदर, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी है और 27 तारीख की बड़ी एक्सपायरी भी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा रिलायंस का इवेंट है, आईटी चल रहा है, ये निफ्टी के कंपोनेंट है। आप रिलायंस के इवेंट से पहले निफ्टी को कैसे बेच सकते हो? आप आईटी की मोमेंटम के साथ साथ से निफ्टी को कैसे शॉर्ट किया जा सकता है? तो इसलिए निफ्टी के कल अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। ऑप्शंस का डाटा भी ये कहता है कि ऑप्शंस वालों में थोड़ा हलचल हुई, बट इंडाइसिस जो लेके बैठे हैं उनको भी होल्ड करना चाहिए जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होते। रही बात कि हम तेजी से 20,000 आ जाएंगे, उसका काफी हद तक दारोमदार आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ट्विंस, आईटी और काफी हद तक रिलायंस के ऊपर है, जिसमें आज एक इवेंट है। ये तो बात सही रही, लेकिन अगर हम ऊपरी बातों को थोड़ा सा साइड में रखें और बात करें स्पेसिफिक स्टॉक्स की, जहां लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स बनते नजर आ रहे हैं एफएनओ डेटा के हिसाब से, तो डिम्पी वो कौन से दो नाम होंगे? देखिए अजय, दो नाम हमने जो निकाले हैं उसमें से मैंने एक आज थोड़ा अपने आप को बेनिफिट या राइडर देते हुए ये कह दिया कि एक नॉन एफ शेयर भी दे देते हैं हम आपके सामने। हालांकि मैं देता नहीं नॉन एफ शेयर, बट फिर भी मैं कंडीशन के साथ डाल रहा हूँ क्योंकि शेयर बहुत प्यारा है और आपको भी देखेंगे तो आप भी उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे। पहला मैं शेयर जो एफ वाला है वो बताता हूँ, वो है विप्रो। आप इस पर ध्यान रखिएगा, ये 1 मिनट के लिए बाद में दिखाएंगे, पहले जरा विप्रो दिखाओ आप। विप्रो के अंदर एक तो सेक्टर बज है, इसका बेनिफिट आपको मिल ही रहा है। अब आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, हमने जानबूझ के आपके सामने लगाया। अगर आप विप्रो को चेक करेंगे ना, तो ये चार्ट करीब करीब 1-1.5 साल के बाद ये ऐसा मौका आ रहा है, ये फिर से उसी एवरेजेस को ब्रेकआउट कर रहा है। आपने पहले एवरेजेस टूटते हुए देखिए, हमने वहां पे गोला मार्क किया ऊपर, देखिए अब ये बिल्कुल रिवर्सल हो रहा है, उसी जगह से वापस ऊपर आ रहा है। यानी कि एक जर्नी जो थी गिरावट की वो कंप्लीट हो गई है। अब मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट है, विप्रो यहां से चल सकता है। एक दो चीजें हो रही हैं, एक तो डिलीवरी का गेन इसके अंदर हो रहा है, कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, और दोनों एवरेजेस का ब्रेकआउट सालों बाद हमको मिल रहा है और बेस स्ट्रांग बना हुआ है। इसलिए शेयर के अंदर 2% के लिए मत आना, इस शेयर के अंदर कम से कम आप 10 से 15% के लिए आना विप्रो के अंदर, अगर आप आना चाहते हो। एक और चीज, आप थोड़ी थोड़ी पोजीशंस अभी लेना, क्योंकि मार्केट भी अभी थोड़ा हाई पे है। अगर चर्निंग और आईटी टिका रहेगा तो आपको विप्रो जल्दी पैसा देगा। अगर चर्निंग हुई, आईटी को भी थोड़ा नीचे आना पड़ा, तो विप्रो थोड़ा स्लो पैसा देगा, बट पैसा जरूर देगा। तो विप्रो के अंदर आप खरीदारी एक बार देख सकती है, ये हमने डेरिवेटिव सेंस के हिसाब से हमने निकाला है। जो दूसरा शेयर जिसके बारे में मैं राइडर ले रहा था कि मैं नॉन एफ शेयर के साथ आज आपके सामने बात रख रहा हूं, वो है थायरोकेयर। थायरोकेयर का हमने पहले एक चार्ट आपको दिखा दिया, फिर हम आपको बताएंगे जो आप भी कल बात बता रहे थे। ये जो पहले वाला गोला आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं, कोरोना की शुरुआत थी, और जो ऊपर रेड मार्क जो लगा हुआ है ये प्रमोटर की सेलिंग है। आप देखिए कोविड से शेयर शुरू हुआ, सेलिंग से टूटा, वापस कोविड वाले लेवल पे आ गया, और ये पहली बार फिर से इस 2-2.5 साल के अंदर ब्रेकआउट कर रहा है। ये अटेम्प्ट इसकी अच्छी है, बेहतर है। मैनेजमेंट आए थे निकुंज सर से, अच्छे से बातचीत हुई है, तो ये एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। इस पे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये ब्रेकआउट एवरेजेस का है, प्राइस का है, वॉल्यूम का, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इस शेयर को।
ये शेयर भी 2-4% के लिए नहीं है, थोड़ा देख के रखना है। इसलिए हमने जानबूझ के आज दोनों शेयर ऐसे निकाले जहां पर आपको 2% के लिए नहीं, पोजीशंस को थोड़ा लेके रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक थायरोकेयर और दूसरा है विप्रो, दोनों अलग अलग सेक्टर्स के शेयर है। अजय, एक और खास बात कल शाम को जो हुई है वो है ASM जो कैटेगरी होती है, यहाँ पे अक्सर मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और इसीलिए रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस उसके अंदर सर्विलेंस या रिस्क मैनेजमेंट के कदम उठाते रहते हैं। वहाँ पे एक बदलाव आया है जिसकी वजह से पहले वो एक दिन हफ्ते में वहाँ पर ट्रेड होते थे जैसे ही स्टॉक ASM में जाते थे, लेकिन अब ये बदलाव आया कि मूवमेंट में, एक तो उनके स्टॉक्स के मूवमेंट में बदलाव किया और अब पूरे हफ्ते में ये बात कर दी है, क्योंकि सबसे बड़े HNI और रिटेल जो अटक जाते थे, एक ही हफ्ते में दिन ट्रेड होगा तो निकलेंगे कैसे। ये बदलाव भी स्मॉल और माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। डिम्पी, ये काफ़ी फीडबैक लिया रेगुलेटर्स ने बाजार के पार्टिसिपेंट्स के साथ और उसके बाद ये कदम उठाया है। इसके बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप रेडार पे रखने चाहिए। अजय, आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे ठीक है और ये बात हमने भी कई बार आपके सामने भी डिस्कस की है और आपने भी इस चीज को नोटिस करवाया कि जो फंस गए वो क्या करें। देखिए, रेगुलेटर का काम यही है कि जो फंसे हैं उनको निकालना भी है बाहर, रेगुलेशन सिर्फ टाइट करना नहीं है। तो हमने ना दो हिस्सों में ग्राफिक्स बनाए हैं कि पहले क्या होता था, अब नए नियम के अंदर क्या होगा। पहले के अंदर जो क्या होता था, जैसे आप खुद जानते हैं कि 100% मार्जिन देना पड़ता था T+2 के हिसाब से, यानी कि आप 100% मार्जिन तो मान ही लो। उसमें जो प्राइस बैंड होता था ना, वो 5% और 2% की कैटेगरी में चलता था। या तो स्टॉक 5% के सर्किट पे होगा तो 2% के सर्किट पे होगा और उसकी कैटेगरी ट्रेड टू ट्रेड होती थी। एक और चीज़ थी कि उसकी ट्रेडिंग विंडो पीरियडिकली खुलती थी, यानी कि हफ्ते में एक दिन खुलेगी, वो भी देख के कि किसके शेयर की खोलनी है और किसके शेयर की नहीं खोलनी। अभी जो आप बता रहे हैं कि सेबी ने इसको गहन सर्च किया और देखा है, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि 100% मार्जिन तो लगेगा, ये तो हो गया फिक्स, जो पहले भी था जो अभी भी है आपको देना पड़ेगा। बट विंडो जो खोलने की बात है वो हर रोज कर दी है बजाय पीरियडिकली करने के, और उसमें एक नियम डाल दिया वो 2% का है कि 2% प्लस या 2% माइनस होने पर अपने आप ही ट्रेडिंग रुक जाएगी उसके अंदर। तो ये एक रिलीफ तो है, बट एक छोटा सा पॉइंट आज मेरे को लगता है कि किसी भी शेयर के अंदर 2% बहुत छोटा ब्रैकेट है, कम से कम ये 5% का रखना चाहिए था। बस मेरा ये आग्रह है और कुछ नहीं है। लेकिन जो ESM फ्रेमवर्क चेंज हुआ है, इसका बेनिफिट तो जरूर उन लोगों को मिलेगा जो फंसे हुए हैं, और उन लोगों के लिए मैसेजिंग है कि ऐसे शेयरों में जाना नहीं। आपको अच्छे शेयर ET और स्वदेश पे लगातार मिलते हैं, उन्हीं शेयर्स में जाना है, ऐसे छोटे शेयर्स में जाना नहीं। लेकिन रिलायंस से जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर पर पूरे बाजार की नजर है। रिलायंस में डीमर्जर के बाद किसे जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, शेयर की लिस्टिंग क्या होगी, शेयर का भाव क्या है और इसके बाद क्या रिलायंस के शेयर का भाव कम हो जाएगा, एनालिस्ट का व्यू क्या है। आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये खास चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, कई सारे सवाल हैं लेकिन हम 10 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। इस पूरे डीमर्जर की हम इसको पाठशाला कह सकते हैं, हर चीज बताएंगे। पहले ये बताइए कि रिलायंस के किन निवेशकों को जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट जो है इस डीमर्जर का, जिसमें जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर निकल जाएगा, वो है 20 जुलाई। इसका मतलब ये होता है कि आपको शेयर्स आज खरीदने पड़ेंगे जुलाई 19 को, तो ही आपका नाम रजिस्ट्री में आएगा और कंपनी के बुक्स में आएंगे जुलाई 28 को, क्योंकि T+1 का सेटलमेंट है। तो अगर आप आज शेयर्स खरीदेंगे तो कल आपका नाम रिफ्लेक्ट करेगा रजिस्ट्री में, और तभी आपको जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिलेंगे जब भी वो कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो आपको आज शेयर्स खरीदने होंगे। आज लास्ट डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने का, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं जियो फाइनेंशियल के शेयर्स पाने के लिए। तो एलिजिबल होना है अगर जियो फाइनेंशियल का शेयर पाने के लिए, तो ध्यान रखिए आज आखिरी मौका है डीमर्जर से पहले, यानी कि इसका बेनिफिट पाने के लिए जियो फाइनेंशियल का शेयर अगर आपको पाना है तो रिलायंस के शेयर आज खरीद लेने हैं। सौमित, दूसरा सवाल, जियो फाइनेंशियल का ये बताइए कि रिलायंस के शेयर खरीदते हैं अगर कोई जिसके पास है, कितने शेयर जियो फाइनेंशियल के मिलेंगे।
जो रेशियो डिसाइड किया था शेयर स्वैप का, वो था शेयर स्वैप नहीं, एक्चुअली शेयर अलॉटमेंट का, वो था 1:1। मतलब अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है तो आपको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा। काफ़ी सिंपल रखा है कंपनी ने, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें, कोई बड़ा रेशियो या अलग तरीके का कोई रेशियो नहीं था, सिंपल था 1:1। अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है तो उसके बदले आपको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा जब भी कंपनी लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो क्या इस जियो फाइनेंशियल जब अलग हो जाएगा, जब अलग सी लिस्ट भी हो जाएगी या फिर अलग से ट्रेड होने लगेगी, रिलायंस का भाव घट जाएगा? ऑब्वियसली घट जाएगा, क्योंकि आप अभी मार्केट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो भाव है उसमें जियो फाइनेंशियल्स का भाव एम्बेडेड है। तो अब जियो फाइनेंशियल्स अगर बाहर निकल जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस हमें देखने मिलेगा। वो हमें कल के ट्रेड में, कल की जो स्पेशल डिस्कवरी है उसमें हमें पता चलेगी। तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के भाव में थोड़ा बहुत कमी देखने मिलेगा, बट ये ऑब्वियसली एडजस्ट हो जाएगा बैकवर्ड डेटा में भी अगर हम देखें। अच्छा, ये जियो फाइनेंशियल के प्राइस डिस्कवरी को लेकर सौमित काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और पूरा माहौल गर्म है पूरे बाजार में, चूंकि इतनी बड़ी कंपनी से एक वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो रही है। ये बताइए कि ये भाव तय कैसे होगा जियो फाइनेंशियल का? अगर आप देखेंगे तो कल स्पेशल सेशन रखा है इनफैक्ट एनएससी ने 9 to 10 का, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्चुअली भाव पहले डिस्कवरी होगा और उसी बेसिस पे जो डिफरेंस प्राइस रहेगा 20 जुलाई और 19 जुलाई का, उस बेसिस पे जियो फाइनेंशियल का एक थियोरेटिकल वैल्यू हमें एटलीस्ट मिल जाएगा क्या हो सकता है। तो कल एक स्पेशल सेशन है 9 to 10 जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस डिस्कवरी होगा पोस्ट डीमर्जर। पहले तो ये जो प्राइस डिस्कवरी आप सौमित कह रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है। बहुत सारे शायद ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझ में ना आए प्राइस डिस्कवरी, मतलब प्राइस को खोजने की कोशिश होगी, लेकिन सौमित ये कैसे तय होगा, इसका तरीका क्या होगा, ये बताइए जरा। काफ़ी सिंपल है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का कल 10 बजे 20 जुलाई को जो कल भाव मिलेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया भाव होगा। अब 19 जुलाई का जो रेट होगा, समझिए आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2800 पे क्लोज होता है और कल 20 जुलाई को 10 बजे 2600 का ओपनिंग प्राइस रहा, तो जो डिफरेंस प्राइस है 200 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली, वो भाव होगा जियो फाइनेंशियल का। वो थियोरेटिकल वैल्यू होगा, लिस्टिंग पे जो भाव होगा वो अलग हो सकता है कम्प्लीटली। एटलीस्ट थियोरेटिकल वैल्यू जो होगा जियो फाइनेंशियल का वो 200 रुपीज़ होगा, जो कि 20 जुलाई के ओपनिंग प्राइस से 19 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो होगा जियो फाइनेंशियल का थियोरेटिकल प्राइस है। सैद्धांतिक तौर पर ये हो गया कि आज जिस प्राइस पे क्लोजिंग होती है और कल स्पेशल सेशन में जो भाव ओपन होता है, इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि आज मान लिया 2800 पर अगर बंद हुआ, कल 2600 पर वो रहा, तो 200 रुपए का 200 रुपए का भाव जियो फाइनेंशियल का हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि एनालिस्ट की नज़र में जो प्राइस हो सकती है जियो फाइनेंशियल की, जो वैल्यू हो सकती है, वो क्या लग रही है? अभी रेंज है करीब 160 से 200 रुपीज़ का, तो कहीं पे भी ये लिस्टिंग हो सकती है। 200 अपर एंड पे है, क्योंकि कंपनी की अगर आप बुक वैल्यू ही देखेंगे तो 200 के आसपास हो सकता है। और ये बुक वैल्यू किस बेसिस पे डिराइव हो रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो 6.1% की जो ट्रेजरी स्टेक है वो जियो फाइनेंशियल के पास रहेगी, तो उसका ही वैल्यू करीब 190 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो इसी बेसिस पे जो बुक वैल्यू बनेगी वो 200 की है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 160 to 200 का प्राइस बैंड है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो चैनल चेक्स बता रहे हैं ग्रे मार्केट में, तो इसका जियो फाइनेंशियल के भाव 300 तक पहुंच चुके हैं, बट ऑब्वियसली वो ग्रे मार्केट है, लिस्टेड स्पेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसके बारे में अब डिस्कस नहीं करते। अच्छा सौमित, ऐसी खबरें आ रही है कि जियो फाइनेंशियल भी निफ्टी का पार्ट होगा, तो निफ्टी 50 नहीं निफ्टी 51 होगा, ये क्या माजरा है? ये निफ्टी का फॉर्मूला है, उस बेसिस पे ये हो रहा है, क्योंकि जब तक जियो फाइनेंशियल का लिस्टिंग नहीं होता, 3 दिन के लिस्टिंग तक बाद तक जियो फाइनेंशियल एक कांस्टेंट प्राइस में, जो भी हम बता रहे थे 20 जुलाई का ओपनिंग प्राइस माइनस 19 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस, जो भाव मिलेगा वो भाव पे जियो फाइनेंशियल लिस्टेड रहेगा निफ्टी पे, जब तक जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग नहीं हो जाती, और उसके 3 दिन बाद तक निफ्टी का हिस्सा बना रहेगा जियो फाइनेंशियल। लिस्टिंग की तारीख अभी तय तो नहीं है? अब तक तय नहीं हुई है, बट 3 दिन बाद लिस्टिंग के तक जियो फाइनेंशियल निफ्टी का हिस्सा रहेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। अभी तक लिस्टिंग का डेट नहीं है, बट अगस्त 20 टेंटेटिव डेट एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रीट। ठीक है, वायदा बाजार में रिलायंस के स्टॉक में या फिर इसके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें काफ़ी एक्शन होता है। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, क्या आज एक्सपायर हो रही हैं? एग्जैक्टली, आज रिलायंस इंडस्ट्री के सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, कल से नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, क्योंकि आज डीमर्जर का आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का, और कल रिकॉर्ड डेट है, इसलिए आज एफएनओ की एक्सपायरी है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर्स की। और सबसे अहम सवाल सौमित, जो सब जानना चाह रहे होंगे, क्या रिलायंस का शेयर खरीदना सही है? एनालिस्ट क्या मान रहे हैं? अब एनालिस्ट का मानना
ना कहे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, क्योंकि एक तो जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर हो रही है जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गोइंग अहेड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल टू केमिकल बिजनेस, सारे ही बिजनेसेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। टेलीकॉम में इंडियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो। एक टैरिफ हाइक आ गया तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। रिटेल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। न्यू एनर्जी बिजनेस में भी काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। तो सारे जो कंपनी के सेगमेंट्स है, सारे बिजनेसेस है, ग्रोथ प्लान्स काफ़ी स्ट्रांग है सारे बिजनेसेस में। और जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर जो हो रहा है वो एक एडेड बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए आगे चलते। यानी कि अभी तक बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है। कंपनी जैसे ही अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा करेगी, अपने लक्ष्य तय करेगी, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने पर सारी जानकारियां शेयर करेगी, निश्चित तौर पर रुझान बढ़ेगा और जियो फाइनेंशियल का शेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस लिहाज से ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि ये रिलायंस का शेयर अभी खरीद लेना ये ठीक है। चलिए डिम्पी के पास चलेंगे। डिम्पी ये बताइए कि अब चूंकि आज सारे के सारे जो वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सपायर हो रहे हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से स्ट्रेटजी वहां पर बन रही है और आप कितने उत्साहित हैं इस डीमर्जर को लेकर? देखिए, अगर आपको जियो का शेयर लेना है तो फिर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। अगर आपको जियो का शेयर नहीं लेना तो फिर पार्टिसिपेट मत करो। ये तो एक बहुत सिंपल सा है। ये कंपनी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर कर दिया। अच्छा, एक और पॉइंट है, अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे कि आज उसके वायदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, कल से नए लगेंगे। आज 3:30 बजे जो भाव होगा और कल विंडो का वो प्री ओपन विंडो होगी 9 से 10 बजे के बीच में, जैसे एक टिपिकली आईपीओ की होती है। आप देखते होंगे 10 बजे प्राइस डिस्कवर हो जाता है और उसके बाद का जो रेट आएगा वो एक्स जियो होगा, यानी कि जियो का रेट वो कल तय हो जाएगा। आज की क्लोजिंग से तो पार्टिसिपेशन तय होगा, कल के भाव से भाव तय होगा और एक बार अगर भाव तय हो गया तो उसके बाद जियो एक्स हो जाएगा। और अभी आप 51 कंपनीज का भी निफ्टी का पूछ रहे थे अभिषेक, इससे पहले भी एक बार हो चुका है। ये टाटा ग्रुप की टाटा डीवीआर जो था वो भी 51 शेयर भी निफ्टी के अंदर पहले भी बन चुका है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हो रहा है। रही बात अब आपके फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, देखिए कल 13% का ओपन इंटरेस्ट घटा है इसके फ्यूचर के अंदर और आज लास्ट डे है। आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। जिनको खरीदना है वो अलग बात है, लेकिन जिनके पास शॉर्ट पड़े हैं ना वो एक बार के लिए इवेंट को क्लोज करवाना चाहते हैं, इसलिए कवरिंग आ सकती है। और 2856 का हाई है, ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही खड़ा हुआ है, इसलिए आज उम्मीद करके रखिए थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर्स के अंदर आ सकती है। एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर काफी है। मेरे साथ राजेश बहेती भी जुड़ गए हैं, एक बार जरा उनसे भी समझ लेते हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर लिटिगेशंस कहां पे और एक वायदा वाले ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर हो रहे हैं रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक दूसरा अहम मुद्दा भी है, वो है ईएसएम वाला भी। तो एक तो रिलायंस का इवेंट और दूसरा ईएसएम वाला इवेंट। राजेश सर, पहले मैं जरा ईएसएम वाले मुद्दे पर आ रहा हूं। ये एक ऐसी कंपनीज हुआ करती थी टिपिकली जहां पर निवेशक थोड़ा फंस जाते थे। वो पहली गलती तो मानते थे कि हम फंस गए हैं शेयर्स लेके, लेकिन दूसरी बार उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क ऐसा था कि उनके पास विंडो नहीं होती थी ट्रेड करने की। अब सेबी ये कहता है कि हम ऑल डे खोल देंगे, आप 2% के स्विंग के साथ काम कर लो, 100% मार्जिन दे दो। सर, एक कितना बड़ा रिलीफ माने ईएसएम वाला फ्रेमवर्क को? नहीं, ये रिलीफ तो बहुत ही बड़ी है और हमने पहले भी टीवी शो पे कहा था कि प्राइस डिस्कवरी जो होती है स्टॉक मार्केट की एक अहम चीज होती है। आप अगर उसको निकाल देंगे तो वो गलत बात हो जाएगा। और सेबी ने 2017 से एक जीएसएम नेटवर्क रखा ही है जहां जो कंपनीज में फंडामेंटल नहीं होती, जिनके शेयर प्राइस रिगिंग को ज्यादा ये हो जाते हैं क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स नहीं है, खाली प्राइस अप एंड डाउन होता है, उसके लिए तो अलग से फ्रेमवर्क था ही। ये तो वो कंपनी थी जो जेन्युइन थी लेकिन उनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम था। तो मेरे ख्याल से ये सही काम किया है सेबी ने कि निवेशकों को अंदर आने का और बाहर जाने का मौका दिया है। तो आपको लगता है कि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक तो ये मिलता नहीं था, क्या कहते हैं, एग्जिट नहीं मिलता था, वो भी मैटर भी सेटल हो जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट भी एक्सचेंजेस के साथ दोनों एक तरह से सेटल हो जाएंगे? हाँ, देखिए इसका शेयर प्राइस शेयर मार्केट में आएंगे तो रिस्क आपको समझ के आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर सेबी समझती है कि किसी भी रिटेल निवेशक को कभी नुकसान ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो शेयर मार्केट की जो मेन चीज है कि आपको अगर पैसे चाहिए आज तो आपको बेचने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो गई किसी की और उसको पैसे चाहिए, आप बोलेंगे कि सोमवार तक वेट करो और फिर मंगलवार को आप पैसे लो, तो वो तो गलत बात थी। तो मेरे ख्याल से एंट्री से ज्यादा एग्जिट के लिए इसको खोलना जरूरी था। बहुत शुक्रिया राजेश, हमें समझाने के लिए। यही सबसे बड़ा मुद्दा था, रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार रिटर्न ऑन कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पे तो रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो कैपिटल पे रिटर्न कहाँ से बनेगा? तो ये दिक्कत हो गई थी और बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन हुआ, काफ़ी बातें फीडबैक गई और उसके बाद एक्सचेंजेस ने ये बात ली। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुणाल परार, संतोष मीना और राहुल घोष को अपनी बातचीत में सुमित मूलचंदानी भी आ गए। सुमित बाबू, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है? सूरत में सुना है इतनी बड़ी डायमंड बोर्स लग गई है, ये तो बड़े देश के लिए बड़े फख्र की बात है। मैं पूछ रहा था आज अपने डायरेक्टर साहब से कि भाई सूरत के आसपास से कोई गेस्ट हैं आज, उनके साथ ये खुशी मनाएंगे हम कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग आ रही है। इससे पहले अभी तक पेंटागन जो यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी की बिल्डिंग थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी और अब 35 एकड़ में गजब हो गया ये तो अपने आप में। बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के। आपसे, आपके घर से कितनी दूर है ये? आपको देख के आना चाहिए। सुमित गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अजय जी, बिल्कुल पूरा प्लानिंग है। जैसे ही थोड़ा छुट्टी का या कोई वीकेंड आएगा, 100% प्लानिंग है, क्योंकि गुजरात के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और सूरत सर देखिए बहुत ही एक डेवलपिंग सिटी है। तो आप कॉटन हब बोलिए, अहमदाबाद कॉटन हब है, उसके बाद आप डायमंड हब बोलिए, आप अहमदाबाद को भी एक मिनी डायमंड हब बोल सकते हैं। मेरे ऑफिस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। तो सूरत तो लेकिन उसकी बात ही अलग है और बिल्कुल 100% विजिट के लिए सर चांसेस है। और आपके और मेरे बीच में ही है सर, बोथ आर ऑन द 4 आवर्स वे। तो मुंबई से भी 4 आवर्स और अहमदाबाद से भी 4 आवर्स। तो एक ज्वाइंट प्रोग्राम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, सूरत स्पेशल। लेकिन आगे चलते हैं और अब सीधे आते हैं डायमंड्स की बात करने। और डायमंड्स रफ नहीं, कट डायमंड्स, कट एंड पॉलिश डायमंड्स। और वो हमारे सारे पैनलिस्ट रोज लेके आते हैं व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो राहुल घोष से शुरुआत करते हैं। राहुल, सीधे स्टॉक आइडियाज की बात करते हैं आज। एक तरफ बाजार में स्क्रीन थोड़ी सी थकावट दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में सेलेक्ट एक्शन बिल्कुल हो रहा है। आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज? तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज, पहले तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोनों ट्रेडिंग आइडियाज मेरे साइड से लॉन्ग की साइड में, बट मिड कैप्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं, लार्ज कैप की साइड में है। पहले तो एसबीआई पे लॉन्ग जाना चाहते हैं। करंट मार्केट प्राइस 592 के आसपास चल रहा है, लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 575 और टारगेट होगा 609। दूसरा थोड़ा सा कंडीशनल बाय है बजाज फाइनेंस पे। करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करना चाहिए। 7205 पे बाय है, स्टॉप लॉस होगा 6940 और टारगेट होगा 7495। दोनों बजाज फाइनेंस में इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा डिमांड जोन है और स्टोकेस्टिक्स और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ थोड़ा सा आ रहा है अभी करंट करेक्शन जो हुआ है पिछले कुछ दिनों से। सो बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई लॉन्ग। फाइनेंस और एसबीआई की बाय कॉल्स। संतोष, आपके क्या ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरे दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ब्रॉडर मार्केट से हैं। पहला स्टॉक मेरा अपोलो पाइप रहेगा। इस स्टॉक की बात करें तो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसमें क्लासिकल सिमेट्रिकल फॉर्मेशन और कह सकते हो एक पैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर और तेजी बनते हुए दिखेगी। यहाँ पर 800 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे नजर आता है। 730 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक प्रिकॉल है। इस स्टॉक की भी बात करें तो इस स्टॉक में भी एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा स्मार्ट बाउंस बैक दिखाया है और अब तेजी की तैयारी कर रहा है और ऑल टाइम हाई लगाने की तैयारी में है। तो यहाँ पर 270 का टारगेट रहेगा और 240 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। 240 का एक स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। कोई दूसरा शेयर है या फिर प्रिकॉल ही रखें संतोष? प्रिकॉल और अपोलो पाइप्स दो है। अपोलो, ठीक है। अपोलो पाइप हो गया और एक प्रिकॉल हो गया, ये शेयर नोटिस कर लेते हैं। इस बीच राहुल ने एक बैंकिंग स्टॉक्स दिया आज, एसबीआई, इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई एचडीएफसी के बाद इस पे सबसे ज़्यादा नज़र है वो एसबीआई पे है और आज राहुल के वो ट्रेड में भी है। एक काम करते हैं, सुमित मूलचंदानी से भी उनके भी ट्रेड पता कर लेते हैं। सुमित जी, आपके सौदे कौन से हैं? जी, मेरा यहाँ पे अभी भी बाइंग के लिए ध्यान रहेगा। 2 डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स हैं,
जो पहला है वो है बजाज कंज्यूमर। देखिए हैवी वॉलीटाइल स्टॉक नहीं है, लेकिन एक स्लोली बट पॉजिटिवली मूव अभी भी आप देखेंगे। तो इस वीक में भी काफी अच्छा उसने न्यू हाई की तरफ अप्रोच किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% अप मूव का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। तो करंट मार्केट प्राइस है 205, टारगेट है 250, 277 एंड 304। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 170 का। दूसरा कॉल रहेगा रिलैक्सो। एक महीने पहले हमने एडवाइस किया था, तो फॉलो अप कॉल भी आप बोल सकते हैं, न्यू हाई की तरफ है। करंट मार्केट प्राइस है 940, 1020 and 1100. These are the two target with the stop loss of 870. मित के रडार पर रिलैक्सो यहां से चलेगा और उसके टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 870 का स्टॉप लॉस, 1020 और 1100 का टारगेट आपको लगा के चलना है। दूसरा शेयर है बजाज कंज्यूमर। कुणाल, आपके कौन से दो खिलाड़ी हैं आज के जहां पर अच्छे मौके बन सकते हैं? मेरे पास दो स्टॉक है। सबसे पहला जो है इरकॉन है, रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक ना। वो जिस हिसाब से कल के दिन में जो मोमेंटम देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि वंदे भारत की गति से ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमें अच्छी खासी मोमेंटम दिखा सकता है। इरकॉन बाय कीजिए, 8650 के अराउंड का क्लोजिंग है। 84 के एसएल के साथ पहला टारगेट है 90, और वो जैसे ब्रेक होता है 96.50 इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये जो टारगेट है ये आने वाले 2-3 दिन के लिए है। अगर ये अल्टीमेट टारगेट 9650 भी क्रॉस होता है तो वन डे 120 तक की भी जर्नी हम ये स्टॉक दिखा सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे 9650 का टारगेट हम रखते हैं। दूसरा जो है वो एजिस कैम है 360 के अराउंड कल का क्लोजिंग है। 344 का एसएल हम इसमें मेंटेन करेंगे। एंड टारगेट की बात करें ऊपर में तो 375 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 380 का दूसरा टारगेट भी हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बने रहिए, कुछ और ट्रेड की बातचीत आगे लेके चलते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुंज, बाजार को लेके क्या आपका नजरिया बन रहा है? इतना कुछ हो रहा है, रिलायंस में मूवमेंट, इन्फोसिस अर्निंग्स। देखिए, जाने से पहले जब मैं छुट्टी पे गया था तो एक लाइन हमने इजाद करी थी, बी लेजी इन लार्ज कैप स्टॉक्स, बी चूजी इन मिड कैप स्टॉक्स एंड डोंट गो क्रेजी इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। और कल आप देखिए निफ्टी ऊपर था मगर स्मॉल कैप इंडेक्स कल नीचे बंद हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि यूएस मार्केट में उल्टा हो रहा है। यूएस मार्केट में जब रैली चालू हुई थी तो वो 5 या 6 स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, एनवीडिया, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मगर यूएस मार्केट में उल्टा हो रहा है। वहाँ पर रसल चल रहा है, वहाँ पर एसएनपी में स्ट्रेंथ आ रही है, और वहाँ पर हम देख रहे हैं नैस्डैक के अलावा भी कई कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर सिलेक्टिव मूव हो रहा है। छोटे स्टॉक जो हैं, मार्केट ब्रेथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फोकस मार्केट का केवल चुनिंदा शेयर पर है, और यूएस मार्केट में उल्टा हो रहा है। मगर इस मार्केट में मंदी मत करिए। डोंट बी बेरिश फॉर द सेक ऑफ बेरिश, बिकॉज डॉलर इंडेक्स वीक है और फ्लो स्ट्रॉन्ग है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में तो भैया इस बार तेजी रहेगी जब तक ये मैक्रो चेंज नहीं होता है। मगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जहाँ पर नया फ्लो नहीं आने वाला है, जहाँ पर फ्रेश इन्फ्लोज नहीं आने वाला है, म्यूचुअल फंड जब स्मॉल कैप में फ्रेश लमसम नहीं ले रहे हैं, तो नया ट्रिगर क्या आएगा? या तो अर्निंग होगी या फ्रेश फ्लो आएगा। इस लेवल पे कंफर्ट नहीं है तो फ्रेश फ्लोज नहीं आने चाहिए इंस्टीट्यूशन के। तो कुल मिलाकर के नया खिलाड़ी कौन आएगा? तो पासिंग द पार्सल में म्यूजिक रुक सकता है। करेक्ट। अगर आपके पास पार्सल है तो आप आउट हो सकते हैं। तो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक के अंदर अभी पासिंग द पार्सल मुझे लग रहा है चालू हो गया। निकुंज, खेला गेम आपने पासिंग द पार्सल? क्या होता है उसमें? कभी कभी खेला है। अरे मैं तो बहुत खेला यार स्कूल के अंदर। कभी आपने अजय नहीं खेला पासिंग द पार्सल? बचपन में बहुत खेला सर, अभी भी करते हैं, ऑफिस में भी खेलते हैं। कई बार जब गलती होती है तो पासिंग द पार्सल दूसरे में उसका उसकी गलती दूसरी गलती, पासिंग द अभी भी खेलते रहते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वो पासिंग द म्यूजिक चालू है। म्यूजिक कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, मगर जब पार्सल के साथ आप रुक जाएंगे तो समस्या है। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि अभी तो पिक्चर चालू हुई है। अच्छा, निकुंज, ऑटो को लेकर देखिए काफी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि अब हमने एक बड़ी तेजी देखी तमाम स्टॉक्स में, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, लॉन्चेस थे, प्राइस हाइक ले लिए कंपनीज ने। अब थोड़े से ना कंसोलिडेशन वाले संकेत, अर्ली साइंस आने लगे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि रैली बहुत होगी या फिर जो लोअर लेवल पर एंट्री किए हैं उनके लिए अब प्रॉफिट टेकिंग का मौका बन रहा है? अभिषेक, देखिए ऑटो सेक्टर ऑफ द ईयर हुआ है। हालांकि टाटा मोटर के पे हमने स्टॉक ऑफ द ईयर उसको बोला था, मगर अब मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर स्पेशली 4 व्हीलर्स के अंदर आपको पूछना पड़ेगा और क्या अच्छा हो सकता है और क्या खराब हो सकता है। एक बुनियादी सवाल है। देखिए ऑटो की हम बात करते हैं
तो ऑटो के अंदर एक बड़ा ट्रेंड है, मैंने यहाँ कुछ नहीं बताने वाला हूँ, वो पुराने ट्रेंड को ही हम बात करते हैं। सदान कारें कम बिक रही हैं, एसयूवी कारें ज़्यादा बिक रही हैं। शर्मा जी, सदान कारें बिक रही हैं, बाप भी बदली, एसयूवी में बदली है। तो अब एसयूवी में बदलने का समय आ चुका है। तो उसकी वजह सदान कार जिन कंपनियों के पास है वो कम बिक रही हैं। कुल मिलाकर के ऑटो सेक्टर की जो पैसेंजर कार में ग्रोथ है 4% है, एक कम हो रहा है एक ज़्यादा हो रहा है। तो एसयूवी वाले तो बड़े खुश हैं, मगर सदान वाले बड़े परेशान हैं। तो सदान के अंदर डिस्काउंटिंग आ रही है, इन्वेंट्री बिल्टअप हो रहा है और प्राइसिंग पावर कम जा रहा है। तो मारुति हालांकि ट्राई कर रहा है कि हम एसयूवी बेचें, नए लॉन्चेज हैं, बहुत बढ़िया बात है, मगर एग्रीगेट मार्केट नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सदान की गिरावट और एसयूवी के अंदर उछाल कुल मिलाकर ये नेट पिक्चर बहुत बदलने वाली नहीं है। तो 4 व्हीलर में इस समय थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 2 व्हीलर देखिए, आयशर में गिरावट लाजमी है, मगर हीरो मोटर के कॉप के अंदर तेज़ी शायद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने कल प्राइस डिक्लेयर करी है, मैं रात को देख रहा था, मगर उससे परिवर्तन कितना आएगा? उसके बाइक भी लॉन्च की उन्होंने, हाल ही वाली जो बाइक आ रही है उसकी भी बात प्राइसिंग एक्सट्रीम उनकी पुरानी बाइक है, 1.5 लाख में लॉन्च करी है। तो जो बड़ा कारण है हार्ली वाली जो बाइक है, उसकी वजह से क्या हीरो मोटर कॉप का इस साल में 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है पैटर्न इस समय सीवीज में है, वहाँ पर लेलैंड में है। मैं डेटा देख रहा था अजय, टाटा मोटर का सीवी मार्केट शेयर 50 के नीचे, और एच सीवी जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर भी 40 के नीचे हो गया। तो वहाँ पे तो 2 ही बड़े प्लेयर हैं, इट इज़ ओलिगोपोली मार्केट। उसके अंदर अब एक प्लेयर लूज कर रहा है, एक प्लेयर गेन कर रहा है। सदान के अंदर आप माने ना माने 40 ब्रांड्स हो चुकी हैं। जब 40 ब्रांड्स आएंगी तो काहे का प्राइसिंग पावर आएगा भैया? तो सदान के अंदर जो मक्खन मलाई थी मुझे लगता है निकल चुकी हैं। लाइक भार्गव साहब ने कहा था ना, द बटर इज मिसिंग फ्रॉम द टोस्ट। तो सदान मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि टोस्ट अभी भी गर्म है, नाश्ते में गर्म है, मगर क्रीम और चीज निकल चुकी है। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है निकुंज की, जो यहाँ पर जो बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट शेयर ज़्यादा कमांड करती हैं, अब वो देखिए छोटे छोटे एसयूवी से फोकस बढ़ रहा है। टाटा पंच लेके आई, एक्स्टर लेके आई, अभी hyundai ने लॉन्च किया। तो थोड़ा सा ना जो आप कह रहे हैं कि सेडान से हट के एसयूवी पे फोकस जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कार, बहुत बिग बैंग एसयूवी पे जा रहा है, बट छोटे छोटे एसयूवीज भी। मैं मानता हूँ, मैं माइक्रो एसयूवीज उनको हम बोलते हैं, एकदम सही आप बात बोल रहे हैं, मगर अब ऑप्शंस आ रही हैं अभिषेक। हमने स्मॉल कार मार्केट में ज़माने में देखा था कि 12 कंपनियां थी, बची 4। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसयूवी वाली बंद होने वाली है, मगर जब इतना कंपटीशन आता है तो चॉइस जब कस्टमर के पास आती है तो प्रीमियम कम हो जाता है। जब प्रीमियम कम हो जाता है तो शेयर होल्डर को अच्छा पैसा नहीं मिलता है। When consumers are happy, the shareholders are not very happy. निकुंज सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और आप बिल्कुल मैं जैसे कहता हूँ ना, बिल्कुल क्लियर विजन रख देते हैं सबके सामने। एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो है रैलीज इंडिया। इसके बारे में आपसे पता करना है कि कल इसमें ब्लॉक लगा था, इसका ब्लॉक का मतलब क्या, और रैलीज में अब क्या करना चाहिए? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, मैं टाई ठीक कर लेता हूँ। डिम्पी जी जब आते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से रहना चाहिए। तो देखिए, अब रैलीज के अंदर सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या हुआ। रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला की जो होल्डिंग है, अब रेखा झुनझुनवाला उनकी पत्नी के नाम से है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी है, शायद उन्होंने डिसीजन लिया है कि रैलिस में उनको अपनी ओनरशिप कम करनी है। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी कई बार कंपनियों में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी पेशेंस भी रन आउट हो जाती है। रैलिस अनफॉर्चुनेटली एक वह कंपनी रही है जहाँ पे अच्छे अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर्स की पेशेंस खत्म हो गई है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है साबिर, जी हाँ, हालांकि बाकी टाटा ग्रुप कंपनीज के आगे टाटा लिखा रहता है, TATA, रैलिस के आगे टाटा नहीं लिखा हुआ है। हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा बहुत कम टाटा कंपनीज हैं जिनके अंदर टाटा के अंदर नहीं है, शायद नाम बहुत कम कंपनी। नेल्को एक है, नेल्को है, TRF एक है जो कंपनी एक्वायर करी थी, रैलिस है। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी, शायद टाटा नाम मिसिंग है, दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द रेपुटेशन। टाटा रिलीज कर दे, थोड़ा ठीक हो जाएगा। टाटा केमिकल सब्सिडरी है, अब करना तो कुछ पड़ेगा। अब झुनझुनवाला साहब की 10% होल्डिंग थी, भाई इस कंपनी ने डिसअपॉइंट करा। और किस सेगमेंट में, देखिए जी, इतनी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में है, और पिछले 10 साल के अंदर अगर आप रिटर्न देखें तो दूसरी सीड कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। मगर एक चीज पक्की है, एक सेक्टर अवॉइड करिए, वो एग्री रिलेटेड सेक्टर। इसमें सेक्टर का इशू है। अब यूपीएल के इश्यूज देखिए, अब धानुका में इश्यूज देखिए, कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी सूखा आता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, कभी ब्राजील में इशू आते हैं। पूरे एग्रेरियन सेक्टर और केमिकल सेक्टर में अगर आप मेरे से पूछे जहाँ पे मामला थोड़ा खटाई में लग रहा है, वही है। ग्लोबली गाइडेंस कट हो रहे हैं, बासफ ने गाइडेंस इस सेक्टर को ने गाइडेंस कट किया, इस सेक्टर को अवॉइड करें। तो
ऑलराइट निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातों के लिए। आगे चलते हैं और अविनाश गोरखशकार को भी शामिल कर लेते हैं अपनी बातचीत में। अविनाश, मैं आपसे आईटी सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि कल आईटी ने बाजार को संभाल के रखा हुआ था और उसमें अंदर काफ़ी बाइंग आ रही है पिछले कुछ दिनों से, और शाम को कल गार्टनर की कमेंट्री भी आई है। गार्टनर की कमेंट्री तो काफ़ी ठीक लग रही है। स्टॉक के वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं? थोड़ा चले हैं बट टॉप से अभी भी काफ़ी नीचे हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए, वैल्यूएशंस की बात करें तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली एक रीजनेबल बैंड में वैल्यूएशन चल रहे हैं। बट मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट ग्रोथ और मेरे ख्याल से जो आगे के नंबर्स है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगा। मेरे ख्याल से शायद एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा मूवमेंट स्टॉक में थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट होने की अपेक्षा है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो ऑर्डर विन मिला है वो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। इसका बेनिफिट अर्निंग्स के लिए जरूर आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। बट अभी भी मैं कहूंगा कि कोई जल्दबाजी न करे, मेरे ख्याल से आपको मौके मिलेंगे। और ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स का काफी फायदा हो चुका है बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड से। तो कहीं ना कहीं एक स्टेडी रिटर्न के लिए अगर किसी को कॉन्ट्रा प्ले करना है तो डेफिनेटली आईटी में थोड़ा निवेश बनता है, स्पेशली स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। ये व्यू काफ़ी चले ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी अपने टॉप से नीचे हैं। तो रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, आपको अविनाश जी ने बता दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि खबरों के दम पर आज कहाँ पर एक्शन हो सकता है। स्टॉक्स न्यूज़ लेकर आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले फेडरल बैंक फोकस में रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 21 जुलाई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। इनफैक्ट बोर्ड ने बताया कि आईएफसी से कंपनी करीब करीब 959 करोड़ का फंड रेज करने वाली है, और इस फंड रेज के बाद आईएफसी के पास करीब करीब 8.1% स्टेक रहेगा फेडरल बैंक का। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। कंपनी के काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स आ रहे हैं। जैगुआर लैंड रोवर JLR जो यूनिट है वो यूनिट बैटरी प्लांट सेटअप करने वाली है। इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट कंपनी सेटअप करने वाली है यूके में। सो बड़ा एक्सपेंशन प्लान आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा अमारा राजा की बात कर लेते हैं। याद रखें, कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और अब बायर्स और सेलर्स के नाम आ चुके हैं, जहां कोटक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल जैसे कुछ फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अमारा राजा बैटरीज में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा BL कश्यप भी फोकस में रहेगा। एक बड़ा ऑर्डर विन आता हुआ नजर आया है, जहां कंपनी को 369 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, और अब कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक साइज करीब करीब 3100 करोड़ के आसपास है। ऑर्किड फार्मा में कुछ शेयर होल्डिंग चेंजेस हुए हैं, जहां विकास खेमानी का जो फंड है, कार्नेलियन फंड, उसने स्टेक खरीदा है, 1.22% स्टेक खरीदा है, और क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी करीब करीब 3.81% स्टेक खरीदा है। ये दो बड़े एंट्रीज के चलते ऑर्किड फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। लास्टली रामकृष्ण फोर्जिंग, जहां कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स आए हैं। कंपनी की कैपेसिटी अब 23,800 मिलियन टन पर एनम से बढ़ेगी इस एक्सपेंशन प्लान के चलते, जिसके चलते आरके फोर्जिंग्स पर भी आज अपनी नजर रखें। ओके, ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी खबरें हमको कंपाइल करके हमारे सामने रखने के लिए। अब जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का भी लेखा जोखा आपके सामने रख लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। शुरुआत करते हैं हम पावर सेक्टर के साथ। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने टाटा पावर के लिए कहा है कि मीडियम टर्म अर्निंग्स हेडविंड नजर आते हैं, लिमिटेड ग्रोथ कैटलिस्ट भी है, और उसी के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है। बिकबाली की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 190 प्रति शेयर का। इसके अलावा SJVN पर उनका कहना है कि एक्सपोनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ टारगेट्स नजर आ रहे हैं, लो कॉस्ट ऑफ डेट है, और इनफैक्ट मीडियम टर्म्स में अर्निंग्स को बूस्ट भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने 2 लार्ज प्लान्स को कमीशन किया है। तो ओवरऑल इसी के चलते SJVN पर गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ, टारगेट प्राइस 55। NTPC पर उनका कहना है कि ये ट्रांजिशन में एक विनर के रूप में इमर्ज करेगा। कंपनी के पास लो कॉस्ट डेट का एडवांटेज है, और इनफैक्ट राइजिंग पीक शॉर्टेजेस के चलते उनके लेगेसी
थर्मल बिजनेस को री रेटिंग हो सकती है और उसी के चलते एनटीपीसी पर उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है टारगेट प्राइस 265 के साथ। इसके अलावा अर्निंग्स के बल पर हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। कोटक और गोल्डमैन सैक्स ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, मगर सारे ही ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। ब्रोकरेज का लार्जली कहना है कि Q1 में मार्जिन स्टडी रहे हैं, ग्रोथ आउटलुक सुधरता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट क्रेडिट कॉस्ट भी ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। फाउंडर्स अपना अगर शेयर बढ़ाते हैं बैंक में तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है और उसी के चलते इंडसइंड बैंक भी हमारी रेडार पर। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर सीएलएसए का कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से बढ़कर कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट की है, काफ़ी मजबूत कंबाइंड रेशियो पोस्ट किया है, सुधार यहाँ पर हमें नज़र आया है और इनफैक्ट ग्रोथ मोमेंटम हेल्थ और कमर्शियल सेगमेंट्स में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल इसी के चलते सीएलएसए ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 1550 प्रति शेयर का। इसके अलावा पॉलीकैप पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि पहले तिमाही में कंपनी के काफ़ी मजबूत नतीजे आए हैं, काफ़ी मजबूत और एग्जीक्यूशन नज़र आया है और इनफैक्ट ये इंडियन केपेक्स और हाउसिंग पर एक अच्छा प्ले नज़र आ रहा है, जिसके चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और इनफैक्ट इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4835 प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे हैवेल्स पर। याद रखिए कल हमने देखा था कि यूबीएस ने कवरेज शुरू की थी और आज मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है, खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 1580 प्रति शेयर का। इनका कहना है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लॉयड भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है आरईसी सेगमेंट में। अब फोकस कंपनी कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाने का और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करने पर। अर्निंग्स और रिटर्न रेशियोज भी सुधर सकते हैं। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है हैवेल्स पर। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया मामाक्षी इन सारे स्टॉक्स के लिए। चलिए अब जल्दी से ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे बन रहा है। टाटा मोटर्स का ईवी प्लांट यूके में आ रहा है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने JLR से जो फ्री कैश फ्लो बनने वाले हैं, एक तो उनको समय से पहले बनेंगे ये बोला और हर क्वार्टर में वो अनाउंस कर रहे हैं ज़्यादा बन रहा है। जो उम्मीद करके पता चल रहा था 100 मिलियन पाउंड की, उससे ज़्यादा उन्होंने अनाउंस कर दिया एक्चुअली। तो ये एक फैक्टर है, बट 600 रुपये के ऊपर है भाव। यहाँ से क्या ट्रेड है ये बताएंगे राहुल आप बताइए। तो स्ट्रक्चर एक्चुअली चार्ट का बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और जब तक 570 का लेवल 610 के आसपास चल रहा है, जब तक 570 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है अपवर्ड मोमेंटम ही देख सकते हैं स्टॉक में। अगर 570 का आपको लेवल देखने को मिले और आपको एक वीकली में रेड कैंडल देखने को मिले इसके दौरान, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए पोजीशन, बोथ शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए। तो तब तक जब तक 570 नहीं जाता है होल्ड है स्टॉक पे, डिप्स पे बाय कर सकते हैं भी। को कल DLF से 600 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ठेकेदारी कंपनी वाले स्टॉक चल ही रहे हैं, हम आपको काफी दिन से बता रहे हैं, लेकिन काफी छोटी कंपनी है, उसके हिसाब से 400 करोड़ का करीब 370 करोड़ का ऑर्डर DLF से मिला है। स्टॉक ऑल टाइम हाई करीब है। हमारे साथ कुणाल है। कुणाल, BL कश्यप पे कोई ट्रेड है? वेल अजय जी, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में पर्टिकुलरली, एंड जो व्यू अभी स्टॉक में बन रहा है, जो ब्रेकआउट अभी स्टॉक में हमें 44 के लेवल पे देखने को मिला है, लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 44-55 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करिए। लो लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करेंगे 41 का रहेगा, यानी 44-50 पे हमारा जो बाय है वो बनेगा। 41 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट हमें यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो 49 है और 49 जैसे ब्रेक होता है 55 तक के टारगेट हमें BL कश्यप में देखने को मिल सकते हैं। कश्यप, लेमन ट्री जो 100 रुपए की तरफ ये शेयर अग्रसर है और लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। लखनऊ में भी उन्होंने 72 रूम वाले एक प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। अविनाश जी, लेमन ट्री 92 रुपए के आसपास के भाव हैं, आपको दिख रही है वैल्यू उसमें अभी? अविनाश जी, देखिए तो डेफिनेटली करने का मौका बनता है। हमको लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर हम अगले 3-4 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बड़ी आई, बट इवन मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ARRs बढ़ रहे हैं,
तो डेफिनेटली लेमन ट्री का जो एक्सपेंशन है जैसे जैसे रोल आउट होगा मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि एक बात क्लियर है कि थोड़ा सा लिवरेज बैलेंस शीट पे जरूर बढ़ा है, बट जहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ कंपनी को मिलेगी। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए अगर किसी को 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करना है तो इसमें थोड़ा सा एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इन्वेंट्री में 12 से 15 महीने के लिए मौके बन सकते हैं, खरीदारी की सलाह है अविनाश जी की तरफ से। कुश बोहरा एक और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे आपके पिक्स के साथ। बताइए कौन से दो शेयर होंगे आपके फोकस में आज? जी हाँ अभिषेक, आप सभी को, सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, जो मेरे दो पिक्स हैं, पहला है भारत फोर्ज। अगेन इस स्टॉक में हमने हल्की हल्की सही बट अच्छा खासा एक अप ट्रेंड बनते हुए देखा है, ऑलमोस्ट एग्नोस्टिक ऑफ व्हाट द मार्केट इज डूइंग। यहाँ पे 860 का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। और अगर मैं डेरिवेटिव डेटा देखूं तो 900 के कॉल के पास यहाँ पे अच्छा खासा बेस बना हुआ है, व्हिच मींस देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर द स्टॉक टू मूव अप। सो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 885 और 900 के टारगेट्स के लिए 855 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज AIA इंजीनियरिंग। एक अच्छे खासे डिप के बाद स्टॉक में हमने एक रिवाइवल देखा है। कल ऑफ हाइज क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन जो है ये अच्छा पिक हुआ है, बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट भी था। यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जो कल का हाई है 3570 वो आपका पहला टारगेट रहेगा। 3650 ये आपके लिए दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ जो स्टॉप लॉस है आप 3440 को बना के चलें। AI इंजीनियरिंग का टारगेट आप अच्छे से नोट कर लें, 3500 और 3650 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक के कल रात को नंबर भी आया, आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट भी कह रही है कि 1600 तक चला जाएगा। अविनाश सर, आपका टेक क्या है? नंबर्स नो डाउट आपने भी देखे होंगे, अभी क्या करना चाहिए, आज क्या होगा इसका रिएक्शन? डिप्पी, मुझे लग रहा है कि नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ गए हैं। इनफैक्ट बहुत एसेट क्वालिटी के ऊपर, लोन बुक के ऊपर, इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उम्मीद से ज्यादा आ गया है। मुझे लग रहा है कि आज स्टॉक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रुझान को मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से 1550-1600 का एक मीडियम टर्म टारगेट यहाँ पे बनता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि इकोनॉमी में कैपेक्स ग्रोथ आ रहा है, रिटेल डिमांड भी अच्छी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12-15 में मिलेगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि बैंकिंग की जो साइकिल है वो काफी स्ट्रांग है और ये साल पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। पिछले साल से काफ़ी बेहतर साल हो सकता है। इंडसइंड पे बाय कॉल है, अभी 1390 चल रहा है। जो दो रिपोर्ट्स हैं गोल्डमैन सैक की वो 1600 प्लस बता रही हैं और एक रिपोर्ट तो 1800 तक के टारगेट्स भी दे रही हैं। लेकिन शेयर में थोड़ी वॉलिटिलिटी रहती है, इसलिए वॉल्यूम अपने लिहाज से देख के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुनाफे का फंडा वो देखते हैं। अभिषेक जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा पता करते हैं वो आज कौन सा शेयर ढूंढ के लेके आए। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप रेडी हैं, तैयार हैं सर? हो गया दरवाजा बंद? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, बताइए सर। गुड मॉर्निंग बताइए। धन्यवाद मेरे को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, बताइए आमंत्रित करने के लिए। दो स्टॉक्स जो आज मैं बात कर रहा हूँ, एक तो रैलिस इंडिया लिमिटेड है जिसमें नंबर्स तो इतने अच्छे नहीं थे, बट हमारा ये व्यू है कि तो सबसे बड़ा बेसिकली वी आर प्लेइंग ऑन द कैप्टन ऑफ द शिप। तो भास्कर भट्ट सर हैं जिन्होंने आज की तारीख में टाइटन का पूरा चेंज किया। नाउ ही इज हेडिंग द रैलिस इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा जो है ऑन द फंडामेंटल साइड अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने एक 800 करोड़ का केपेक्स किया है, उसमें से 575 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने केपेक्स कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि अब इनकी दहेज की फैसिलिटी जो है वो ऑलरेडी ट्रायल रन चल रहा है एमपीपी फैसिलिटी का, और इसका Q2 से नंबर्स में ऐड होना चलेगा। तो इसमें कैपेसिटी और कंपनी में इसमें बोला है कि एक नया फॉर्मुलेशन हर साल वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए करेंगे। उसके अलावा कंपनी ने बोला है कि बाय एंड ऑफ FY24 वो 60% यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएगी। और कंपनी ने R&D के लिए भी फोकस किया है बेंगलुरु फैसिलिटी के लिए, और उसमें आपको आगे जाके कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ वहां से भी एंटिसिपेटेड है। कॉटन साइड में इन्होंने दिगाज करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसको नॉर्थ इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और मेरे को लगता है कॉटन सीड बिजनेस जो है वो डेफिनेटली शुड डू डिसेंटली राइट नाउ। ऑल्सो कंपनी ने रेगुलेटरी ट्रायल्स किए, इसके मॉडिफाइड सम ऑफ द
कॉटन और मक्का की फसल के लिए, उसका इनको आगे जाके जो उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नीचे आएगा। ऑल्सो मार्जिन्स अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में भी अगर हम नंबर देखेंगे तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है, वो एक अच्छा पॉजिटिव है। ऑल्सो एक सबसे बड़ा जो मेरे को अच्छा लगता है कंपनी में, ये आगे जाके अभी कैश फ्लो दे बी जनरेटिंग है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे राइट नाउ अभी भी अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो चैनल्स में इन्वेंट्रीज अभी भी प्रेशर है, तो हो सकता है एक क्वार्टर आपको इतना अच्छा नहीं मिले, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। अभी 278 का टारगेट है, बट मेरे को लगता है ये आगे जाके काफी आपको दे देगा, बड़े अच्छे नंबर्स देगा। दूसरा जो स्टॉक है वो कल्पतरू पावर इंडस्ट्री केपीआईएल करके है, केपीटीएल पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। मेरे को लगता है ये एक कंपनी जो है वो फॉरेन में भी काफी बड़ा प्लेयर है राइट नाउ, और इनका जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है राइट अभी जो वाटर में, रेलवे में, कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस और सभी सेगमेंट में है। ऑल्सो कंपनी ने बोला है कि मार्जिन्स में भी आगे जाके आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। द मैनेजमेंट ने कुछ नॉन कोर बिजनेसेस हैं, उसके अलावा इंदौर में एक लैंड है, इसको भी एग्जिट करने का प्लान बनाया है। ये एक डेफिनेटली आप एक स्टॉक जो है रडार पे रख सकते हैं। रेलवे में जरूर इनका इतना फोकस नहीं है, बट रेलवे भी इनका एक इम्पोर्टेंट वो है। इसके अलावा इन्होंने जेएमसी का मर्जर किया है, उसके कारण से इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। मैनेजमेंट ने बोला है कॉस्ट सिनर्जीज आएगा। इसके अलावा शुभम लॉजिस्टिक करके एक इनकी सब्सिडरी है, उसमें भी मैनेजमेंट दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन। ये एक स्टॉक आपको डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में रखिए। हमारा 700 रुपए का प्राइस ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेटली एक साल में आप दोनों स्टॉक्स पे आप बना के रख सकते हैं। राइट अभिषेक, काफी अच्छा एनालिसिस आपने दिया कल्पतरू पावर और रैलिस का इन पर्टिकुलर, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं। स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से पिटा हुआ, कोई इसको लेना नहीं चाहता है, अंडर परफॉर्मेंस के पीछे है, और कई बार ऐसे ही समय पे आपको ट्रिगर्स पे ध्यान देना चाहिए लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जैन। आगे बढ़ते हैं। एक पॉकेट कल बहुत एक्टिव थी। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ग्लेनमार्क फार्मा, जुबिलेंट, सॉरी ये आपका न्यूलैंड 10%, पिरामल फार्मा 10%, तीनों स्टॉक लेके आइए इंटरडे कल के चार्ट्स। ये जो मिड टियर फार्मा स्टॉक्स है, इसमें जो एक्शन है आपको कहाँ पे ट्रेड दिखता है? तीनों तीन स्टॉक में देखने जाए तो मोमेंटम हमें अच्छी देखने को मिली है। सबसे पहले न्यूलैंड की बात कर लेते हैं। कल के दिन में 3115 का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। स्टॉक ने 3175 के राउंड का क्लोजिंग दिया है। न्यूलैंड फार्मा यहीं से प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। लोअर लेवल पे हम अजय जी जो एसएल मेंटेन करेंगे पर्टिकुलर काउंटर में, वो हमारा होगा 3000 का होगा। अभी स्टॉक 3190 के अराउंड है। 3000 के एसएल के साथ न्यूलैंड फार्मा बाय करेंगे। टारगेट की बात करें तो 3335 का पहला टारगेट है जो हमें देखने को मिल सकता है, और वो जैसे ब्रेक होता है 3570 3570 का भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क में भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। वहां पे भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड लॉन्ग स्टॉक लगातार देखने जाए तो एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो मंथली चार्ट भी काफी कन्विंसिंग है। जो मंथली चार्ट पे जो टॉप था 690 के, उसके ऊपर का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो लाइकली चांसेस है कि फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ग्लेनमार्क भी बाय करने की सलाह बनी रहेगी। स्टॉक अभी 721 के अराउंड का क्लोजिंग है। प्रेशर लेवल से खरीदारी करिए। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे अजय जी, वो एसएल हमारे आएगा यहाँ पे 680 का होगा, यानी कि 5-5.5% का एसएल होगा। टारगेट की बात करें तो 755 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और वो जैसे ब्रेक होता है 810 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लास्ट स्टॉक पिरामल फार्मा, जिसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। ओके, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। ये स्टॉक प्रेशर लेवल से खरीदारी करने की मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी गिरावट आती अप टू द लेवल 97 तब ठीक है पिरामल फार्मा बाय करके चलने की सलाह बनेगी। वाह क्या बात है। हमने पूछा था तीनों में से कौन सा सबसे बढ़िया है, आपने जो है तीनों पे ट्रेड बता दिए। ये मिलेगा आपको हमेशा वैल्यू से ज्यादा। लेकिन कुछ सीआई महिंद्रा अच्छे नतीजे, स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे दिन दिखने को मिल रहे हैं क्योंकि बाइंग आ रही है फंड की, बट स्टॉक 40 रुपए घटा है नंबर्स में जाते हुए एक हफ्ते में। ये लेवल्स पे ट्रेड है क्या? प्रॉफिट बुकिंग
दौर शुरू हुआ है पिछले 3 से 4 सेशंस में। अब अगर मैं देखूं तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़े से इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को नहीं रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ 510 515 के जो लेवल्स हैं ये टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ से अगर रिबाउंड आता है तब हम एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज वील वेट फॉर द लेवल्स ऑफ 510 to 515 इसको फ्रेश बाइंग करने के लिए। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर जाए। तो कुछ का ये व्यू, लेकिन अब चलेंगे पूजा के पास और ये जान लेते हैं कि आज एक्शन स्टॉक्स कौन सी, यानी कि बाजार खुलने पर कौन से शेयरों में आपको जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पूजा बताइए। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक की। यहाँ पर 21 जुलाई को बैंक की बैठक होगी, जिसमें कि आईएफसी के जरिए 959 करोड़ कंपनी जुटाएगी और आईएफसी को 132 रुपए के भाव पर करीब 7 करोड़ शेयर्स कंपनी जारी करेगी। मौजूदा भाव से देखें तो करीब करीब 2% डिस्काउंट पर ये प्राइस तय किया गया है। तो फेडरल बैंक पर आज इसका एक्शन देखने को मिल सकता है। हिमाद्री स्पेशलिटी पर भी नजर रखें, नतीजे काफी स्ट्रांग आए हैं कंपनी के। आय में कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल किया, जिसके चलते कामकाजी मुनाफा 80% से बढ़ा और मुनाफे में भी हमने देखा कि 123% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। बीएल कश्यप करीब 370 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है कंपनी को और फिलहाल जो कंपनी की कुल ऑर्डर बुक है वो 3000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तो बीएल कश्यप पर नजर रखिए। ऑर्किड फार्मा पर नजर रखिए। यहाँ पर कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के डिटेल निकल कर आए हैं, जिसमें कि विकास खिमानी के फंड ने 1.22% हिस्सेदारी ली है, क्वांट म्यूचुअल फंड ने 3.81% हिस्सेदारी ली है। और आखिर में बात करते हैं बॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर अजय उपाध्याय ने कंपनी में 2.18% हिस्सेदारी ली। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं आज जो कि खबरों के चलते एक्शन में रहेंगे। तो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन दिखेगा वो फोकस में रहेंगे और वो उन शेयरों में एक्शन ज़्यादा हो रहा है जहां पर बड़े निवेशक एंट्री कर रहे हैं। और हमने देखा था कि छोटे मजलू जो फार्मा स्टॉक्स हैं वहाँ पर बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। ऑर्किड फार्मा भी फोकस में रहेगा क्योंकि वहाँ पर विकास खिमानी के फंड ने अपनी स्टेक लिया है करीब 1.25% के आसपास का। अविनाश जी, ऑर्किड फार्मा क्योंकि ये शेयर ने चला हुआ है और कभी भी थकावट के संकेत दिए नहीं पिछले 6-8 महीने में, अभी भी आपको लगता है कि इसमें मौके बन सकते हैं? हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग होगी इसमें। अभिषेक, देखिए आज तो गैप अप पॉसिबिलिटी है क्योंकि शेयर काफी चर्चे में है। मुझे लग रहा है कि देखिए निवेशकों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नॉर्मली जब भी कोई सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं तब हमने देखा है कि नॉर्मली इमीडिएटली स्टॉक सर्किट में लग जाता है। कहीं ना कहीं काफी बड़ा टर्न अराउंड ऑर्चिड फार्मा में लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर लंबा नजरिया देखे तो आपको जब भी ये स्टॉक करेक्ट होगा तभी खरीदने के मौके ढूंढ लीजिए। मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, लेकिन इस बार अगर कोई खरीदने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से सर्किट में स्टॉक खुलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिटेल निवेशक ऊपरी लेवल पे थोड़ा फंस जाए। तो मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू बाय ऑन डिक्लाइन क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इंटैक्ट है। ठीक है, डन। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी थोड़ी इंटैक्ट है। कुछ एक ऐसे शेयर्स भी चेक कर लेते हैं जिनमें कल काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आती हुई दिखी है और क्या आज भी वो चलते हुए दिखेंगे। उन शेयर्स की एक बार ज़रा चर्चा करते हैं। और उसी कैटेगरी में एक शेयर आप और भी चेक कर सकते हैं, वो है बॉश का। एक बार बॉश का चार्ट लेके आइए। कुछ एक बार बॉश चेक करेंगे आप? तो डिम्पी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, बायस माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन अभी कोई ऐसा ब्रेकआउट आते हुए नहीं दिखा है। कल भी अगर हम देखें तो वो ऑफ हाइज क्लोज हुआ है 19,500 600 के जो लेवल्स हैं, यहाँ से स्टॉक ने एक डिप दिया है और वहीं अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर से सेटल हुआ है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। यही 19,500 का लेवल क्रॉस होगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग होगी, तब यहाँ पे आपको मोमेंटम लौटता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट यही चीज मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी कंफर्म हो रही है दैट द स्टॉक इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल हायर हाईज और हायर लोस का पैटर्न बनाते चल रहा है। तो माइल्ड ग्रेजुअल अपमूव है। 18,500 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा फॉर एन एग्जिस्टिंग पोजीशन। न्यू पोजीशंस के लिए हम वेट करेंगे। न्यू पोजीशंस के लिए वेट करेंगे, लेकिन जिनके पास है उनको ज़रूर आगे और रखना ही चाहिए अपने पास। आगे बढ़ते हैं। कल आपको ध्यान होगा हमने एक सेगमेंट था बिग एंड बोल्ड ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, उसमें हेवल्स बताया था। कल वो 4% चला था। ये सेगमेंट आज भी है। उमाक्षी मरसा जुड़ रही हैं आपको ऐसी कुछ बेहतरीन रिपोर्ट बताने के लिए। उमाक्षी बताएं आज का बिग एंड बोल्ड ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट कौन सी है?
जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है तीतागर वैगन्स के ऊपर। हम देख रहे हैं कि HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है। इन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है तीतागर वैगन्स पर और अपना टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है 730 रुपीज़ प्रति शेयर का। लार्जली उनका कहना है काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तीतागर वैगन्स के लिए, क्योंकि जो भारत जो है वो और फ्रेट अपने रेलवेज़ पर डाल रहा है और इसके चलते तीतागर वैगन्स के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मेट्रो सेगमेंट की तरफ से भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर है और इसी के चलते कुछ आउटलुक तीतागर वैगन के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके साथ ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी करीब 30% रेवेन्यू कैगर पोस्ट कर सकती है FY23 से लेकर FY26 तक। इनफैक्ट EPS दुगना हो सकता है अगले 3 साल में और इनफैक्ट हाई टीन्स में रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल रीसेंट रैली तो हमने देखी है ये स्टॉक में, मगर HSBC का मानना है कि करंट 26 टाइम्स FY25 वैल्यूएशंस ये सॉलिड ग्रोथ आउटलुक को फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने तीतागर वैगन्स पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 730 रुपये प्रति शेयर का। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ये फोकस में रहेगा। HSBC की इस पर रिपोर्ट है बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस के तहत। लेकिन किसी एक बड़े शेयर को लेकर क्या खबर है, ये लेकर शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में जो है बेयर क्रॉप रहने वाला है और यहाँ पे जो है उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो इवैल्यूएट कर रही है एक पोटेंशियल स्पिन ऑफ हो सकता है उनकी क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को लेके। ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट है रिसेंटली उनके पेरेंट कंपनी में वहाँ पे चेंज देखने मिले और नए CEO जो है बिल एंडरसन, उन्होंने भी लास्ट मंथ ज्वाइन किया और ओवरऑल जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट करे कि रीस्ट्रक्चरिंग की एक अनाउंसमेंट आ सकती है। उसके कारण जो इम्पैक्ट है जो पेरेंट कंपनी रहेगा वो अपने लिटिगेशंस को अच्छी तरह से डील कर पाएंगी। अब इसका कारण क्या होगा कि सेपरेट लिस्टिंग हो सकता है ग्लोबली, लेकिन जो भारत का बिजनेस है जो इम्पैक्ट होगा उसमें जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट करेगी थोड़ी लोअर फोकस देखने मिल सकती है भारत के बिजनेस में, और जो प्रोडक्ट फ्लो है और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है वो थोड़े कम हो सकते हैं एटलीस्ट मीडियम टू शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और ओवरऑल जो है जो प्रमोटर्स हैं मोनसांतो ने भी उन्होंने स्टेक लिया था 2018 में, तो कंबाइंड बेसिस पे 71% स्टेक जो है पेरेंट कंपनी का है, जिसका वैल्यू आता है 15,000 करोड़ रुपए का। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक अभी भी 2022 के हाई से 15% डाउन है और रिसेंटली लास्ट मंथ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी जो है लगभग 2% स्टेक की जो है अपनी होल्डिंग को कम किया है इस स्टॉक में। के ऊपर नजर रखेंगे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये वालचंद नगर वाला भी खबर जो आप लेके आए थे शानदार था। बिग HNI अजय उपाध्याय और नीलेश दोशी का नाम उसमें भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। बाइंग से बात करें, एरिस लाइफ लेके आई डायरेक्टर साहब चार्ट। एरिस लाइफ में HDFC म्यूचुअल फंड जबरदस्त खरीदारी कर रहा है और डेटा भी यही दिखा रहा है। 1% ऊपर डोमेस्टिक फार्मा में आपको नजर बना के रखनी चाहिए। कुछ जरा भाव देखिए, 750 के आसपास आ गया है। क्या ये 800 की तरफ जा रहा है? इसका 3 महीने का चार्ट तो बहुत सुंदर दिख रहा है। धीरे धीरे छोटे करेक्शन देखता है और बढ़ जाता है आगे। ये जाएगा 700 तक। की अच्छी रनअप इसमें शुरू हुई है, बहुत ही शार्प इसमें अप मूव है, लेकिन ये भी है कि साथ साथ में पॉज लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे 750 का जो जोन है, यहाँ पे कंजेशन जोन है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप स्टॉक को यहाँ पे थमते हुए देखें, बट ओवरऑल सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव है। कोई पोजिशनल बायस पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहे तो 800 के लेवल इसमें बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। काफी अच्छे समय के कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा है। वॉल्यूम बैक अप मूव है। सो ओवरऑल सेटअप अगर मैं देखूं अलग अलग टाइम फ्रेम पे तो भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है। 750 के पास जैसे मैंने कहा हो सकता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बट राइट आफ्टर दैट 800 इज एक्चुअली द लेवल दैट इज शोइंग ऑन द चार्ट्स। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना चाहें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 710 को अपना स्टॉप लॉस लेके चलें, और जैसा कि आपने कहा 800 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। एक इंटरमीडिएट टारगेट में दे दूंगा 765 के करीब का। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, मोमेंटम स्टॉक के साथ है। There's a very good chance that it could run higher from here. ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। हैवल्स पे तो हमने बात की, लेकिन पॉलीकैब 5-6% कल रिजल्ट के बाद चला। लेटर शो में हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे। पॉलीकैब है कि क्या धमाकेदार अर्निंग्स दे रहे हैं, मोमेंटम यहाँ से भी जारी गया। प्री ओपन में भी 1.5% 50-60 रुपए ऊपर बता रहा है। अगर BTST करके गए तो क्या यहाँ से होल्ड करना चाहिए या एक बार निकल लेना चाहिए? क्योंकि पिछले 2-3 महीने का काउंटर दिखा रहा है कि बहुत तेज रैली आई है। अक्सर इतनी शार्प रैली के बाद
स्टॉक कंसोलिडेट करता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप बताइए संतोष, पॉलीकैब पे क्या राय, प्रॉफिट बुक या होल्ड? यस, पॉलीकैब में देखा जाए तो एक वर्टिकल मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ऐसे कोई वीकनेस के साइन नजर नहीं आ रहे शायद, और फ्रेश री-रेटिंग होते हुए दिखेगी। हालांकि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं तो नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आने का भी रिस्क रहता है। 4200 हाईएस्ट कॉल बेस है, अगर 4200 पे अटकता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, लेकिन अगर ये 4200 के ऊपर 10-15 मिनट पे टिक जाता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। फिर स्टॉक में जो अगला टारगेट रहेगा 4270 4300 का रहेगा, तो होल्ड करिए, अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 4140 का। 4140 पॉलीकैब के लिए ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऑटो सेक्टर को लेकर सवाल है कि यहाँ से अब क्या गति होगी, क्योंकि हम लगातार नए लॉन्चेस देख रहे हैं। आज भी खबर आई है कि हीरो मोटो ने अपनी जो बाइक उनकी एक्सट्रीम है उसका नया वेरिएंट लॉन्च किया है, 1.5 लाख रुपए के आसपास की कीमत है। लेकिन क्या ये सेक्टर चलेगा? इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया का एनालिसिस क्या कहता है, आइए सुन लेते हैं। तो जो बड़ा कारण है हार्ली वाली जो बाइक है, उसकी वजह से क्या हीरो मोटर कॉर्प का इस साल में 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो वहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है पैटर्न इस समय सीवीज में है, वहाँ पर लेलैंड में है। मैं डेटा देख रहा था अजय, टाटा मोटर का सीवी मार्केट शेयर 50 के नीचे, और एच सीवी जिससे हम बोलते हैं उसके अंदर भी 40 के नीचे हो गया। तो वहाँ पे तो 2 ही बड़े प्लेयर हैं। इट इज़ ओलिगोपोली मार्केट। उसके अंदर अब एक प्लेयर लूज कर रहा है, एक प्लेयर गेन कर रहा है। सदान के अंदर आप माने ना माने 40 ब्रांड्स हो चुकी हैं। जब 40 ब्रांड्स आएंगी तो काहे का प्राइसिंग पावर आएगा भैया? तो सदान के अंदर जो मक्खन मलाई थी मुझे लगता है निकल चुकी हैं। लाइक भार्गव साहब ने कहा था ना, द बटर इज मिसिंग फ्रॉम द टोस्ट। तो सदान मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि टोस्ट अभी भी गर्म है, नाश्ते में गर्म है, मगर क्रीम और चीज निकल चुकी है। ठीक है, तो ऑटो स्टॉक्स पर ये व्यू, लेकिन एक व्यू पर्टिकुलरली हम जरा हीरो मोटो पर लगे, क्योंकि हम शेयर को हमने 3000 रुपये के ऊपर जाते हुए देखा है। ये नई बाइक एक और लॉन्च कर दी अभी कुछ दिनों पहले, जो हार्ले के करार वाली जो बाइक थी जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये के आसपास है, थोड़ा एग्रेसिव प्राइसिंग की थी। और हमने देखा भी है कि 3 महीने में आप देखिए करीब 30% के आसपास ये शेयर चल चुका है। अविनाश जी, हीरो मोटो फ्रेश बाइंग करनी है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जरा ये बता दीजिए आप। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए हीरो मोटर कॉर्प में बहुत समय के बाद वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव हो रहा है, प्लस अच्छे मानसून के कारण हमको लग रहा है कि रूरल डिमांड अभी पिकअप हो रहा है। तो रूरल डिमांड पिकअप का होने का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट हीरो मोटर कॉर्प को मिलेगा। और ये जो नई बाइक आई है इसमें थोड़ा समय लगेगा वॉल्यूम पिकअप आने के लिए, लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस की गई है। और मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आपको रॉयल एनफील्ड पे देखा। ठीक है, तो इस बीच मार्केट की ओपनिंग होने की हो रही है तैयारी। 15 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा। नीचे आप एक खबर भी देख पा रहे थे, बेल कश्यप जो आज गैप के साथ खुल रहा है। इस बीच निफ्टी आज अच्छी ओपनिंग फिर से कर रहा है, 800 के ऊपर के आसपास की 802 का आपको लेवल मिलेगा, 53 पॉइंट बढ़कर। और एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे 1200 प्लस ही होना चाहिए, और वो नंबर आपकी स्क्रीन पे 1222 का नंबर आया है। और 232 शेयर ऐसे हैं जो आज कमजोर है, यानी कि फिर से एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मार्केट के पास हुई है। 19,800 अगर इसको वीक होना है तब भी इसका सपोर्ट काफी नीचे है, जो कि 19,600 500 का बनता है, और रेजिस्टेंस के तौर पर 20,000 है, यानी कि बिल्कुल एट द मिडल ऑफ दिस पाथ ये मार्केट आज खुलता हुआ दिख रहा है। आज सबसे ज्यादा जिन शेयर्स पे नजर आएगी उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है। शुरुआत में ही एक बार आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले दिखा दीजिए, फिर हम कुछ एक और शेयर्स पर आते हैं जहां पर आज ताजा खरीदारी आपको बनती हुई दिख रही है। पहले अगर आप देखेंगे इंडसइंड बैंक, नंबर्स का रिएक्शन है। अविनाश सर भी कह रहे थे चलेगा, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई जो कह रहे थे कि चलेगा। आज ये 3.5% ऊपर है, 1440 तो हो ही गया, 1600 प्लस और 1800 दोनों के टारगेट्स की एक रिपोर्ट आई है। एनटीपीसी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये कुछ एक और शेयर है। विप्रो भी आज ऊपर है, जो हमने आपको थोड़ा पोजिशनली रखने के लिए बोला है। और ये सारे शेयर्स आज आईटी के फिर से आपको थोड़ा चलते हुए दिख रहे हैं। जो गार्टनर की रिपोर्ट आई है उसके बाद से कुछ रिएक्शन वापस मिल रहा है। हालांकि जितना हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि 1.5-2% ऊपर आएंगे, ऐसा अभी तक तो नहीं मिल रहा। हाँ, इंडसइंड के अंदर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वो मिल रहा है। इसके अलावा बजाज के 2 शेयर, बजाज फाइनेंस
बजाज ऑटो वो ऊपर है, कोटक महिंद्रा बैंक भी ऊपर है, डिविस लैब भी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर लीडरशिप दिखाते हुए आज 0.5% ऊपर है। अब आप एडवांस डिक्लाइन जो देख पा रहे हैं वो करीब 1400 शेयर हो चुके हैं और 70 पॉइंट की बढ़त अभी भी है। जब तक एडवांस डिक्लाइन के अंदर कोई हेर फेर नहीं होगा बड़ा, तब तक बाजार डिप लेगा नहीं और हो सकता है या तो यही टिके या तो नए स्तरों पर वापस आपको जाता हुआ दिखे। अब आ जाते हैं जरा वीक काउंटर्स पे। निफ्टी के कमजोर काउंटर्स कौन से हैं? आज आइशर मोटर 0.5% नीचे, सिप्ला के अंदर गिरावट है, थोड़ा बहुत हिंडाल्को नीचे है, ग्रासिम नीचे है, मारुति के अंदर हल्का सा लाल निशान है। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिन्होंने आज कमजोरी हल्की सी दिखाई है। नेक्स्ट 50 वाली कैटेगरी में आते हैं। वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो हेवल्स की कल का रिपोर्ट का जो इफेक्ट है वो आज भी देखने को मिल रहा है, करीब 2-2.5% ऊपर। अडानी ग्रुप के शेयर में से अडानी ट्रांसमिशन आज 1.5% ऊपर है। अडानी ग्रीन्स के अंदर भी करीब 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। बंधन बैंक कल तो कमजोर था, परसों इनफैक्ट कल परसों दोनों दिन, लेकिन आज थोड़ा हरा निशान दिखा रहा है। शुरुआत में थोड़ी कवरिंग आ सकती है, ध्यान रखिए। और इंटरग्लोब एविएशन भी आज 0.5% ऊपर है। नए रिकॉर्ड स्तरों पर अभी निफ्टी पहुंचा है इन लेवल्स के साथ में जहां पर अभी आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो कमजोरी है वो आपको दिखेगी थोड़ी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, थोड़ा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो नेक्स्ट 50 के अंदर आते हैं। वो आपको ये आपका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक तो स्क्रीन में कितना बड़ा हिस्सा हरे शेयर्स का, यानी कि बाजार के अंदर मोमेंटम किस तरह का चल रहा है वो पॉजिटिव है। आप जो शेयर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें सिप्ला, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, इन सब में गिरावट तो है लेकिन 0.5% का नंबर भी नहीं है। और बढ़ने वाले शेयर्स तो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे बताई दिए, वो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे होंगे। ज़्यादातर शेयर 0.5% ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं। सबसे तेजी से चलने वाला इंडसइंड बैंक बना है। अभिषेक के पास चलते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बताएंगे। साथ ही मेहमान जो आज अभी बाजार खुलने के बाद जो सौदे उन्होंने फाइंड किए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो बाजार की शुरुआत हो गई और आज नया रिकॉर्ड स्तर भी बन गया। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो हम तोड़ फोड़ जो बड़ी तेजी देख रहे हैं, अब ये संकेत आ रहे हैं शायद उतनी बड़ी तेजी आज कम से कम नहीं दिख रही है। कुछ कुछ स्टॉक्स जरूर आपको दिखेंगे 10-12% ऊपर, लेकिन जो मेंशन करने वाले शेयर हैं, यूग्रो कैपिटल, कल भी हमने देखा कि फोकस में था ये शेयर लगातार चल रहा है। 250 रुपए का आंकड़ा इसने पार कर लिया है, 6% के आसपास की तेजी आज है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मिष्ठान फूड आज ये फोकस में है, 7% के आसपास की तेजी इसमें है, हालांकि छोटी साइज का ये शेयर जरूर है। टिप्स इंडस्ट्रीज, कल भी हम इसमें तेजी देख रहे थे, आज भी तेजी इसमें बरकरार है, 4% के आसपास की तेजी इसमें है। GT&D फिर से ये फोकस में है, यहां पर आज फिर से तकरीबन 4% के आसपास की तेजी इस शेयर में हम देख रहे हैं। इसके अलावा टीटागढ़, स्नाइडर इंफ्रा, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज 2 से 3% की शुरुआती तेजी के साथ शुरुआत हुई है। साथ ही PNC इंफ्राटेक, 63 मूव्स टेक, यहां पर तेजी है। बटरफ्लाई गांधीमती 2.5% के आसपास की मूव्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो वहां पर आज हम देख रहे हैं कि RBL बैंक कल हमने कमजोर होते हुए देखा, आज ये कमजोरी एक्सटेंड हो रही है, 2.5% के आसपास की गिरावट हमने देखी थी। आज थोड़ा संभलते हुए इनफैक्ट ये शेयर दिख रहा है, माफ कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा NTPC यहां पर 2% के आसपास की तेजी है, इप्का में 1.5% की तेजी है। मदरसन सुमी धीरे धीरे करके ये शेयर चल रहा है, 1.25% के आसपास की तेजी आपको आज इसमें होती हुई दिखेगी। और पॉलीकैब जिसका कि मेंशन हो भी रहा था, ये शेयर दमदार मूव्स दिखा रहा है। कल हमने देखा था पॉलीकैब में भी तेजी थी, हेवल्स में भी तेजी होती हुई दिखी थी। पॉलीकैब आज भी 3% की तेजी के साथ वायदा का ये टॉप गेनर है, हेवल्स भी 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ओपनिंग ट्रेड्स अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं। सुमित, आपसे शुरुआत करेंगे। ठीक ठाक शुरुआत नजर आ रही है, 19,800 पे हम बने हुए हैं। आपके ओपनिंग ट्रेड क्या रहेंगे? एक स्टॉक बताइए। जी, मेरी नजर है यहाँ पे एल्केम लैब पे। देखिए, कल भी जो क्लोजिंग शो था वहां पे हमने BTST दिया हुआ था, तो स्टॉक अभी भी मूवमेंट अच्छी दिखा रहा है। करंट मार्केट प्राइस है 3680, आप बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3630, टारगेट 3720 एंड 3760। ठीक है, ये ओपनिंग ट्रेड है सुमित का। एल्केम लैब 10-11 रुपए ऊपर है, बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। कुणाल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? वेल, ओपनिंग ट्रेड जो रहेगा वो है इक्का लैब। एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है स्टॉक पे, एंड लाइकली चांसेस है कि और भी अच्छी बढ़त हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 802 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 789 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट पहला 812 का है, 812 जैसे ही ब्रेक होता है 828 तक के टारगेट आज ही के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं।
संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड? हाँ, मेरे दो ट्रेड्स है, एक बाई साइड एक सेल साइड है। बाइंग साइड में आप देखो तो आज पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, और जहाँ BHEL काफी स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, स्टॉक में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था और आज वो फिर से एक मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ नजर रखे, यहाँ पे 98 के टारगेट रहेंगे, नीचे आप 94 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। सेल साइड में आप देखोगे तो आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ICICI प्रूडेंशियल, SBI, HDFC लाइफ। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ तो ऑलरेडी गिर चुका है। SBI लाइफ मुझे लगता है यहाँ से आप सेलिंग आ सकती है, क्योंकि 1330 1340 इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेल करते हो तो 1330 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 1280 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। ये सेल आइडिया आपका बहुत बढ़िया दिख रहा है SBI पे। इनफैक्ट सारे इंश्योरेंस स्टॉक चले हैं बहुत जोर से, तो अब थोड़ी गुंजाइश कमजोरी की वहां पे बनते हुए। कुछ आपका पहला ट्रेड क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे गोदावरी पावर जो है GPIL, ये स्टॉक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जो डे लो है 542 का, इसको आप अपना स्टॉप लॉस बनाएं। पहला टारगेट 555, दूसरा टारगेट 560 को लेके चले। तो GPIL ये फॉर द डे काफी स्ट्रांग लग रहा है। कुछ एक शेयर आप देखेंगे जरा, ग्लेनमार्क, क्या ये पोजिशनली रखना चाहिए लोगों को? ग्लेनमार्क बिल्कुल रखना चाहिए डिम्पी। जिस तरह से इसका मूव आप देख रहे हैं, कहीं भी स्टॉक ने अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक नहीं किया है। हालांकि थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हमने देखा है ऑन दी मोमेंटम इंडिकेटर्स, बट वहां पे भी एक फिर से अपसर्ज जो है ये शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। ऑप्शंस में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो मुझे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 720 के करीब है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने मिलेगा, बिकॉज स्टॉक इज गैदरिंग मोमेंटम उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर सीधे 750 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेस दिखेगा। तो रनअप तो बिल्कुल यहाँ पे आपको 750 तक के लेवल्स के लिए देखने मिल सकता है। फ्रेश लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करना चाहें तब भी इन लेवल्स पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो करीब 712 के लेवल्स का है, इसको लेके चलें। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ब्रेकआउट के बाद आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। कॉल्स में भी जो है हम शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे, तो उसका भी फर्दर पुश स्टॉक में मिल सकता है। राहुल जी, 2856 का हाई है रिलायंस का, अभी चल रहा है 2820। संतोष, एक बार जरा आप चेक करेंगे ये, इसमें क्या करना चाहिए रिलायंस में? मैं इसको भले कैरी नहीं करूंगा, मेरे को जियो का शेयर नहीं चाहिए, बट मैं आज इंट्राडे स्विंग का बेनिफिट लेना चाहता हूं। तो क्या 30-40 रुपए मिल सकते हैं? 2856 का इसका हाई है, 2820 के आसपास कर रहा है कामकाज। रिलायंस की बात करें तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, हमेशा ये 2800 से 2850 के बीच में थोड़ा सा अटकता है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। किसी का अगर ट्रेडिंग का व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रेडिंग बैठे तो इस रेंज में आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रह सकता है। यहाँ पे अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग के लिए। नीचे कोई डिप मिलता है आपको 2730 के आसपास, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 2730, यानी कि यहाँ से 90 रुपए करीब नीचे आए तो आप एंट्री करने की सोचिए, क्योंकि ये शेयर चल गया है। हालांकि फोकस में रहेगा, लगातार फोकस में बना रहेगा। कल तो डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट भी है जियो फाइनेंशियल वाली, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में किसी थकान के संकेत नहीं है। आज भी 1% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 1500 रुपये के आसपास आ गया है। सुमित, नतीजे पर कल फोकस होगा इन्फोसिस की, क्या उसके पहले आज के सत्र में ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग से बचना चाहिए? देखिए, अगर इंट्राडे या फिर एक आधे दिन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जैसे अभी भी आप देखेंगे, बिकॉज ऑन द डेली टाइम फ्रेम इट इज नियर टू द ओवरबॉट जोन। लेकिन ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा है, आप बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप 1450 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। स्टॉक अगर यहाँ पे 1500 क्रॉस कर रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1640 तक की जो लेवल्स है वो अचीव हो सकती है इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स पर ये व्यू। लेकिन युग्रो कैपिटल, जिसमें कि हमने कल भी बहुत तेज एक्शन देखा था, आज भी ये शेयर जहां पर शुरू हुआ उसके और ऊपर जा रहा है। 7.5% के आसपास की तेजी यहां पर है, 260 रुपए को भी पार कर गया। कुछ युग्रो कैपिटल में क्या करें? यहां पर भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि ये शेयर लगातार एक्शन में रहा है और तेजी इसकी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, सो अभिषेक, मैं कहूंगा इसे राइड करिए। हालांकि आप देखिए आज 260 का हाई इनिशियली 10 मिनट में टच करके थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, बट कहीं पे भी यहाँ पे कोई ऐसे संकेत नहीं है कि स्टॉक में कूलिंग ऑफ हो सकती है। आप देखिए इतने शार्प रनअप जो हमने देखे पिछले 2 सेशंस में, उसके बाद भी स्टॉक अभी ओवरहीटिंग टेरिटरी से काफी दूर है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्चुअली डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बेशक इसे राइड करके चलिए। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ही इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 280 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं इन द कमिंग डेज।
तो फ्रेश पोजीशन चाहें तो भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। 240 के करीब, 240 से 45 का जो जोन है, इसके करीब अपना स्टॉप लॉस बना के चले। 280 के टारगेट के लिए जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, मैं फिर से वही कहूंगा कि इसको बुक करने की जल्दबाजी ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसमें बिल्कुल बने रहें। होगा ईटी नाउ स्वदेश में पहली एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक यूग्रो पे हुई थी। 150 रुपए का भाव था जब डैनिश सॉवरेन फंड इसके अंदर बड़ा स्टेक लिया था। नहीं अजय, आपने किया था। उसके बाद ही जो है इसके अंदर बता दें कि आपने ही किया था। ये सौभाग्य आपके लेके आए थे। देखिए ऐसा डैनिश फंड ने क्या छू दिया इस स्टॉक को कि उसके बाद एकदम रीरेट फिर आशीष चोली आया वगैरह वगैरह, फोकस में आ गया अजय। कंपनी तो पहले से ही है, लेकिन उसके बाद से ना, हाँ कंपनी तो इसका काफी नाम पहले लोग से। जान गए अच्छे से। हाँ वही है, और नंबर्स दिखा रहे हैं। Q1 अपडेट देखे आपने? करेक्ट, अपडेट्स अच्छे थे इसके। हाँ Q1 देखिए, सब घूम फिर के सारी बात जो है ना अर्निंग्स पे आती है। जहाँ अर्निंग में वो जो है एकदम मूल मंत्र है, उससे वो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी वही पीछे आते हैं। जहाँ अर्निंग्स आएगी वहाँ स्टॉक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक कन्विक्शन आइडिया अभी जारी किया है ICICI सिक्योरिटीज़ की टीम ने, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कुणाल जरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट को हमारे लिए एनालाइज करके बताइए। स्टॉक अभी लाल निशान में है, लेकिन पोजिशनल कॉल में हाई कन्विक्शन आइडिया ISEC को लगता है। आपके हिसाब से चार्ट रीडिंग क्या कहती है? वेल अजय जी, नो डाउट स्टॉक अभी लाल निशान में है और पिछले 4-5 दिनों से एक साइडवेज मोमेंटम में है, बट ये स्टॉक नहीं एक अच्छी लंबी छलांग के लिए अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहा है। मेरा जो व्यू रहेगा वो व्यू अभी फिलहाल खरीदारी करके चलने का रहेगा। स्टॉक 126 127 पे है, प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे वो एसएल होगा हमारा 117 का, यानी कि 127 पे हम बाई करेंगे। 117 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। एसएल 7.5 तक का है, लेकिन टारगेट भी उतना ही बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट जो है वो 135 का है, दूसरा टारगेट 150 का है, यानी कि 16-17% का टारगेट है। तो बाई करके चलने की सलाह है BEL प्रेजेंट लेवल से विद द एसएल ऑफ 117। अविनाश, अगर हम ये डोमेस्टिक फार्मा की तरफ नजर डालें, ग्लैंड फार्मा 2000 रुपए, ओके हम लूज कर दिया, बट कोई बात नहीं, वापस लेके आएंगे। ग्लैंड देखिए, ग्लैंड नहीं सॉरी, ये जो अभी हाल ही में मैनकाइंड फार्मा 1200-1300 रुपए का IPO आया था। ये देखिए 1900 रुपए का चार्ट, बहुत कम टाइम पे है। कुछ इसीलिए मैं अविनाश के पास जा रहा था, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट 6-7 महीने का ही चार्ट अवेलेबल होगा, लेकिन क्या वन साइडेड मूव आया है। लोग इससे महंगा बोलते रहे, 1900 रुपए का भाव हो गया। तो अजय, दी अदर वेज कि हम इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मूव देखने मिली है ये बहुत ही एनकरेजिंग है। जिन्होंने IPO में लिया होगा वो तो बहुत ही खुश चल रहे होंगे, अज्यूमिंग कि उन्होंने सिर्फ IPO के लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं लिया हो। बहुत ही अच्छा अपमूव है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो फिलहाल देयर इज नथिंग टू सजेस्ट कि यहाँ पे स्टॉक में किसी तरीके का प्रेशर है। कुछ सेशंस के लिए कंसोलिडेशन था, लेकिन जो 1750 का जोन है उसके ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है उसको सस्टेन कर रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे और ऊपरी लेवल जो है ये स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 1930 का है, दूसरा टारगेट जो है 1980 का है। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आपको इसमें चिंता करने की बिल्कुल ही कोई भी वजह है नहीं। इसको आप बिल्कुल होल्ड करके चलें। स्टॉप लॉस जो है आपका 1820 के करीब लेके चलें। वो एक लेवल है जहां पे स्टॉक ने कुछ सपोर्ट लिया था ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस। तो ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव ही है और अच्छा खासा एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देके सस्टेन भी कर रहा है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई भी जा सकती है और मेंटेन भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग हो तो। इससे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। 73 पॉइंट जो भी आज ही बनाया है, आज नया रिकॉर्ड स्तर बनाया, तो हम हर रोज ही बोल सकते हैं ऐसा। निफ्टी ने वापस से 19,800 के ऊपर आ गया, एक डिप लिया था छोटा सा, वापस ऊपर आ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बहुत ही नोटिसेबल हो रहा है और आप देखेंगे ये फिर से ऊपर की तरफ चलने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले 21 का भाव था, 28-21 का, और अब फिर से अब 28-36 का रेट आ गया। थोड़ी देर पहले हमने संतोष से पता किया था कि इसके अंदर पोजीशन लेके रखें। 40-50 रुपये आज में मिल जाएंगे। मेरे को नहीं लेना जियो, मेरे को सिर्फ 40 रुपये लेने, मैं 40 रुपये लेके निकल जाऊंगा इसमें से आज ही। तो ये हो सकता है आज 28-56 तक चला जाए। ये इसका प्रीवियस हाई है, जहाँ तक इस जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी हाई बनती है। अभी 28-40 तक तो ऑलरेडी आ चुका है। एक शेयर और है ऐसी कैटेगरी में जिसको थोड़ा लेके रखना चाहिए, वो है IGL। एक बार आप चेक करेंगे कुणाल, IGL का शेयर। IGL आपको ठीक लग रहा है क्या यहाँ पे?
आईजीएल की बात करूं तो प्रेजेंट लेवल पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक अच्छी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रख सकते हैं। 496 के पास स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो बाय करिए 496 पे। एंड लोअर लेवल पे हम इसमें 480 का एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो 510 का टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 528 तक के टारगेट हमें आईजीएल में देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर है संतोष, जरा आप वो चेक कीजिएगा जरा, मारुति का शेयर। क्या ये वीक हो रहा है क्या यहाँ से? ये अगर वीक होता है तो 200-250 रुपए और मिल सकते हैं क्या वीक होते होते में? मारुति ये सर ऑटो स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मारुति पिछले कुछ दिनों से करेक्ट हो रहा है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ फ्रेश शॉर्टिंग नहीं बनती है, क्योंकि 9500 इसका 50 दिन मूविंग एवरेज है। मेरी सलाह रहेगी आप थोड़ा सा टू व्हीलर स्पेस पे फोकस कीजिए, शॉर्ट साइड करना। तो टीवीएस मोटर भी मुझे आज थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बजाज ऑटो भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा शॉर्टिंग साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मारुति का शेयर 9,000 रुपये के आसपास है। हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा करके अब नीचे का रुख इसमें आ रहा है, लेकिन तार बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, वायर केबल वाली, उसमें गर्मी हम आज देख रहे हैं। पॉलीकैब के दमदार नतीजे आए थे। वायर और केबल सेगमेंट का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। शेयर ऑलरेडी ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और लगातार 8 सत्र से इसमें मजबूती देखने को मिल रही है। 2 दिन में करीब 10% के आसपास की तेजी है। पॉलीकैब सुमित, अब चूंकि ये शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, नतीजे अच्छे हैं, तो क्या इस तेजी को अभी राइड करने का मौका है अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर कर करके धीरे धीरे? जी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है, ऑलवेज ट्रेल योर एसएल एंड राइड द मोमेंटम। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में जो एक ओवरबॉट सिनारियो हो गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर किसी का लंबा नजरिया है, आप अभी भी यहाँ पे बने रहिए। अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, सो 4160 विल बी माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, पॉलीकैब में स्टॉप लॉस लगा के आप निवेशित रहिए। पटेल इंजीनियरिंग, इस शेयर में हमने तेजी देखी, लेकिन आज इसमें 5% की एक तेज गिरावट है। हालांकि एक तरफा इसमें हमने चाल देखी करीब 50-60% की। छोटे साइज का शेयर, प्राइस वाइज आप कह सकते हैं कि इसमें 50 रुपए के आसपास की इसके भाव है, लेकिन आज 5% की कमजोरी है लगातार तेजी के बाद। कुछ ये गिरावट पटेल इंजीनियरिंग में क्या खरीद का मौका हो सकता है? बाय करना चाहिए इसको? तो अभिषेक, देखिए वेरी ऑनेस्टली टिपिकली ये ऐसे शेयर्स जो होते हैं मैं इनको अवॉइड करता हूँ। बाय ऐसे शेयर्स आई मीन जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं। आप देखिए इसमें जो रिसेंट अपमूव आया है, ऑफ कोर्स बहुत शार्प रहा है, लेकिन ये सर्किट टू सर्किट चला है। अब ऐसे में आपको फ्रेश एंट्री का मौका नहीं मिलता, और जब लोअर सर्किट लगने लगते हैं तब आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलता। तो मैं कहूंगा ऐसे शेयर्स ट्रेडिंग के लिहाज से छोटी क्वांटिटी में आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट अदरवाइज आप जनरली इनको वॉच करें तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। अब जहां तक इसके लेवल्स की बात है, तो ये बहुत ही शार्प सडन अपमूव था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 4350 का जो एक लेवल है, इसके आसपास स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा सा थमे, और उसके आसपास आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगी ये काफी फेवरेबल हो जाएगी। 50.5 के लेवल्स तक जो ये गया था, वहां पे ओवरहीटिंग टेरिटरी में बिल्कुल पहुंच चुका था, और उसी के चलते हम करेक्शन भी आते हुए देख रहे हैं हल्का सा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 4350 के जो लेवल्स हैं इनके लिए वेट करें। अगर इसके आसपास मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में आप इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा थोड़ा सा वॉचफुल रहिए। बहुत ही शानदार बात आपने बोली कुछ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। ये वो समय है बाजार का जिसमें छोटे छोटे स्टॉक्स बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं, लेकिन सर्किट टू सर्किट कैटेगरी स्टॉक्स से थोड़ा सा बच के रहें। जब बढ़िया चल रहा होता है रोज 5% ऊपर, तो आपकी MTM गेन्स में बैठे हैं, बट नीचे होता है तो बहुत दिक्कत होती है। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये जो है वो ऐसी प्रैक्टिस है, इसकी तरफ ना जाए तो अच्छा, इसीलिए ESM लगा भी अब था। ये सही समय भी है अजय, मतलब बाजार में जब तेजी हो गई और अब लग रहा है कहीं थकावट के हल्के फुल्के संकेत दिखने लगे हैं, तो पहले सावधान हो जाइए। छोटे मझोले से तो पहले सावधान हो जाइए आप। नहीं, छोटे में भी एक इन्वेस्टर ग्रेड स्टॉक्स होते हैं, और एक कैटेगरी ऐसी होती है, एक कम्युनिटी स्टॉक ऐसी है जो चलती है सर्किट, उसका टिक साइज सर्किट तो ऊपर नीचे उसमें इन्वेस्टिंग नहीं है, वो उसमें फंस जाते हैं लोग। बट इन्होंने अच्छी बात एक बार बताइए। एक स्टॉक है पावर जनरेशन में 13 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। कुणाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो NTPC आज इंडेक्स का टॉप गेनर है 4%, 13 साल के हाईएस्ट लेवल पे। डॉक्टर साहब, इसका लंबा चार्ट अगर हम दिखा सके तो बड़ा अच्छा रहेगा, जितना लंबा आप ले जा सकते हैं पीछे। ये देखिए हमारे पास 10 साल का चार्ट भी मौजूद है, लेके आया कुणाल, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है ये। वेल अजय जी, बहुत सही कहा आपने, लंबा ब्रेकआउट दिख रहा है। एंड मंथली चार्ट अगर देखने
जाए तो काफी कन्विंसिंग मूवमेंट है। वन वे ये कोविड के बाद वन वे रैली में ये स्टॉक ने नीचे में 77 से लेकर ऊपर 195 तक की मोमेंटम दिखाई है। एंड अभी इसकी जो मोमेंटम स्टार्ट हुई है आगे और भी कंटिन्यू रह सकती है। बाई करके चलने की सलाह है। 195 पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 195 पे ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे अजय जी, वो एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, 180 का एसएल आएगा। क्योंकि रिसेंट का जो ब्रेकआउट है ना वही एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, तो बाय करिए। टारगेट जो है वो पहला टारगेट है 225 का है। 225 ऐसे ही ब्रेक होता है 240 तक के भी टारगेट हमें एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो एनटीपीसी प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड अजय जी, अगर आपकी परमिशन हो तो एक और स्टॉक मेरी नजर में आया है जो मैं अपने दर्शक मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ प्लीज बताइए, पैसा बनाने के आइडियाज तो बचा के मत रखिए, बताइए। अजय जी, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है वोल्टास करके। नो डाउट सीजन चली गई है एसी की, लेकिन एक अच्छे खासे सपोर्ट पे स्टॉक ने अभी जो है बाउंस बैक लिया हुआ है। 740 का काफी अच्छा सपोर्ट है। पहले भी 7 लेवल से बाउंस बैक लिया था, अभी 782 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रिवर्सल के चांसेस काफी अच्छे लग रहे हैं। वोल्टास प्रेजेंट लेवल से आप खरीदारी करके चलिए। अभी चल रहा है 782 प्रेजेंट लेवल से हम खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा 757 का होगा। 3-3.5% का एसएल है, कैश के लिए परफेक्ट है। टारगेट पहला 832 का है। 832 जैसे ही क्रॉस करेगा 860 तक के टारगेट हमें वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये तो हो गया वोल्टास। इसमें लोग डीप फ्रीजर में बैठ गए थे जाके, 800 वाला 750 बुल मार्केट में, लेकिन अब शायद रिकवरी होने की चांसेस हैं, इसीलिए कुणाल को ठीक लग रहा है। कुछ ये इनफैक्ट संतोष से पूछता हूँ, उन्होंने एक सेल कॉल दी है एसबीआई लाइफ पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी दबा के शॉर्टिंग शुरू हो गई है एटलीस्ट पहले घंटे में। क्या ये भी जाएगा नीचे उतनी तेजी से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल? संतोष? यस अजय जी, आज सारी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 553 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लग रहा है कि शायद और गुंजाइश बन रही नीचे की। नीचे लग रहा है ये 522 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे शॉर्ट का कैंडिडेट है। ऊपर में अगर कोई शॉर्ट करता है तो उसका 580 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। मार्केट तो खैर अभी भी एक रेंज में ही है। कल हम देख रहे थे कि एकदम से वापस धीरे धीरे करके ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। आज रिलायंस का दम जो है ना वो बाजार के काफ़ी काम आ रहा है। 64 पॉइंट ऊपर अभी भी और 19,800 के ऊपर टिका हुआ है। तो कोई सडन डिप इसके अंदर अभी तक तो नहीं बन रहा है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और है, वह कोचिन शिपयार्ड। क्या पोजिशनली इसको भी रखना चाहिए? एक राउंड का अच्छा पैसा बना के कंपनी दे चुकी है। कुछ एक बार चेक करेंगे कोचिन शिपयार्ड, या फिर इससे बाहर आ जाएं अभी? तो देखिए, जैसे ओवरऑल सेटअप है और जैसे पूरे ओवरऑल सेक्टर में ही हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक रन अप है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन, लेकिन मैं कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलें, स्पेसिफिकली इन कोची शिपयार्ड। देखिए, रीजन ये है कि ऑलरेडी एक रनअप हम देख चुके हैं। अगर मैं देखूं तो 425 430 के जो जोन्स हैं एंड ऑफ मार्च से ऑलरेडी 650 तक आया है। अच्छा खासा एक ऑलरेडी रनअप दिखा चुका है। अब 670 675 के जो जोन्स हैं यहाँ पे हल्का सा नियर टर्म रेजिस्टेंस है। अब पहले भी स्टॉक ने इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू किया था। अभी भी हम उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आते हुए देख रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, और बाकी जो पोजीशन है उसको होल्ड करें 700 एंड 750 के जो लेवल्स हैं इनके लिए। तो रनअप है और बिल्कुल टेक सम मनी होम, बट ओवरऑल सेटअप जिस तरीके का पॉजिटिविटी दिखा रहा है, कुछ पोजीशंस जो हैं आप होल्ड करके बिल्कुल चल सकते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे। शेयर और जरा चेक करना होगा, वो चेक करिए आप। कुणाल जरा आप चेक कीजिएगा। कैश का शेयर है डी लिंक, उसका नाम है डी लिंक। ये ना 2022 के नवंबर के लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। ये है 300 के आसपास, 302। ये क्या ब्रेकआउट कर जाएगा? अगर कर गया तो फिर कितना बड़ा पैसा बना के दे सकता है, और हमको इस समय क्या करना चाहिए? लिम्बी जी, बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने छांटा है। स्टॉक अभी फिलहाल देखने जाए तो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का। एंड प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह इस स्टॉक में बनेगी। 301 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय करके चलिए हम यहाँ पे। नाउ डिम्बी जी, स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट दे रहा है, नो डाउट अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लंबे पैसे भी बना के दे सकता है, लेकिन एसएल जो है वो थोड़ा सा लंबा आएगा। एसएल जो हमारा यहाँ पे डिम्बी जी आएगा वो एसएल मेरा बनेगा 280 का, यानी कि आप 7.5 तक का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो
350 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट कल के सेशन में हमें देखने को मिला है उसके बेस पे। और ये जैसे ही ब्रेक होता है 370 के भी अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 20 से 22% तक की मोमेंटम ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो डी स्ट्रीट का दमदार खिलाड़ी साबित होगा डी लिंक 350 रुपए के टारगेट के लिए, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस में कहां पर आपकी कमाई होगी ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आज देखिए फिर से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने की कोशिश कर रहा है 19,800 के आसपास। ऑप्शन से बताइए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, पैसे कहां बनेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, नए लाइफ टाइम हाइज आज भी देखने को मिले हैं निफ्टी इंडेक्स में, और जो तेजी है वो यहाँ से कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए। बट इन लेवलों पर जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा मिसिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं, और सेक्टोरियल अगर हम सेक्टर की बात करें तो डिफेंसिव पे थोड़ा ज्यादा फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा इंडेक्स लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। फोकस करना चाहिए निफ्टी फार्मा स्पेस में से औरो फार्मा, इस पर्टिकुलर काउंटर में औरो फार्मा में एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया है निफ्टी फार्मा इंडेक्स जैसा हूबहू हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ भी बन रहे हैं। इसे यहाँ पे अगर हम कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह देंगे, 770 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, एंट्री करनी होगी 11 से 12 के रेंज में। ऊपरी स्तरों पर टारगेट होंगे लगभग 22 के, तो ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो सकता है ये कॉल ऑप्शन, और स्टॉप लॉस रखना होगा 6 रुपीज का। तो टोटल प्रीमियम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को खरीदने में लगेंगे वो होंगे 13,200 के। मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 11,000 का, और मैक्सिमम लॉस अगर इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 6,600 का होगा। तो ओवरऑल यहाँ से जो मोमेंटम है वो जुलाई सीरीज में औरो फार्मा में कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो ऊपरी स्तरों पर 22 तक के टारगेट हमें 770 को कॉल में रख के चलने की सलाह होगी। ठीक है, अरविंदो फार्मा स्टॉक्स में देखने एक्शन है भी। अरविंदो फार्मा की आपको 770 की स्ट्राइक वाली कॉल खरीदनी है, 11 से 12 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य इसमें 22 रुपए का और स्टॉप लॉस 6 रुपए का। अगर हम अधिकतम नुकसान की बात करें एक लॉट पर तो 6,600 का, अधिकतम फायदे की बात करें तो 11,000 रुपए का। तो ये बढ़िया एक ऑप्शंस की रणनीति उस सेगमेंट से जहां पर हम अब तेजी की चाल लगातार देख भी रहे हैं। अरविंदो फार्मा पर नीलेश की यह रणनीति। नीलेश, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक नतीजे जो आए अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बहुत ही स्ट्रांग थी। मॉर्गन स्टैनली ने 1800 रुपए के आसपास के टारगेट दिए हैं। बाकी भी जो रिपोर्ट्स आई हैं कोटक की 1600 के टारगेट से, कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने 1690 तक के टारगेट्स। तो यहाँ से लग रहा है कि ये शेयर चलेगा, और उन उम्मीदों पर हम देख रहे हैं कि आज 2% के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर भी रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर चले गए हैं, जिसमें मेंशन करना चाहेंगे क्योंकि हम डिफेंस में लगातार एक्शन देख रहे हैं। एमटार टेक, ये डिफेंस से जुड़ी कंपनी है और इसका प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है। तमाम इसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बड़े बड़े सरकारी संस्थानों से ही आए हुए लोग हैं। एमटार टेक आप देखिए 74% साल भर में ये शेयर चल गया है, 22 रुपए के आसपास है। कुछ जरा इसके चार्ट्स चेक कीजिए, क्या आपको आगे भी अभी दमखम दिख रहा है शेयर में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अच्छा खासा इसमें मोमेंटम जो है ये बना हुआ है और ये जारी भी रह सकता है। एंड स्टॉक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा है कि ब्रेकआउट देता है, फिर एक अच्छे लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन देता है और फिर वापस एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो अभी जो हमने एक ब्रेकआउट देखा है ये यहाँ से बरकरार रह सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे 2250 एंड 2300 के लेवल्स भी हमको इस दौर में देखने मिल जाएं। हालांकि ओवरहीटिंग के थोड़ा करीब जा रहा है, बट स्टॉक की टेंडेंसी रही है कि ओवरहीटिंग के बाद भी थोड़ा सा और इसमें ओवर स्ट्रेच्ड स्टॉक को हम होते हुए देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजिशन भी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आपका कोई आपके लिए कोई रीजन नहीं है इससे एग्जिट करने का। तो यहाँ पे आप 2090 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। टारगेट्स जैसे मैंने सुझाए आप 2250 एंड 2300 के लेवल्स के लिए इसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो होल्ड भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं कॉर्पोरेट चैट को आगे लेके जाऊं, एनटीपीसी को वापस लेके आते हैं। कुणाल, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एनटीपीसी में हुआ यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने आज बड़ा ब्रोकरेज अपग्रेड डाला है 40% ऊपर प्राइस हाइक पे। उन्होंने बोला ऐसा कि गोल्डमैन सैक्स ने 265 रुपीज के भाव पे 265 इनिशिएटिंग कवरेज 265 इसका रिएक्शन आ रहा है। और ये कह रहे हैं गोल्डमैन कि एनटीपीसी एक यूनिक एडवांटेज में, डेट बहुत लो है
और ये जो पूरे दुनिया देश भर में एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एनटीपीसी है और गोल्डमैन के नोट के बाद ये जोर से चलना शुरू हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एल&टी टेक्नोलॉजी की। अमित चंडा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एल&टी टेक के रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट कमज़ोर थे और वैसे भी हमने देखा है आईटी सेक्टर में रिजल्ट कमज़ोर आ रहे हैं, कमेंट्री कमज़ोर है, लेकिन स्टॉक चल रहे हैं। तो हम अमित चंडा जी भी उनके कंपनी के बारे में आगे बातचीत लेके चलते हैं। चंडा जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स जो हैं हमने देखे, बाजार को थोड़ी सी मायूसी हुई नंबर्स को देख के, क्योंकि उम्मीद से कम थे, लेकिन गाइडेंस को लेके आप अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है। ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस आपका? सबसे पहले थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। सेकंड, जैसा हम देख रहे हैं, हमारा जो ग्रोथ रहा इस बार वो 10% ईयर ऑन ईयर कॉन्स्टेंट करेंसी में अप रहा और ऑर्गेनिक 7.5% रहा कॉन्स्टेंट करेंसी में। हमारा जो ऑर्गेनिक क्यू ऑन क्यू था वो 0.6% रहा, बट जो स्मार्ट वर्ल्ड का बिजनेस है दैट इज हेवियर इन H2 एज अपोज टू H1 and that has been the nature of that business. So number one, हमने और $280 million पर क्वार्टर का जो मार्क था 1.1 बिलियन एनुअलाइज रन रेट वो क्रॉस किया। नाउ हमें कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है कि नंबर वन, हमारे जो डील्स हैं, 6 डील साइन हुए, एक 50 मिलियन का साइन हुआ है हाईटेक में और 5 और डील साइन हुए मोर देन 10 मिलियन की। और हमने अपनी एनालिस्ट कॉल्स में जो है उसका दिया था, तो देयर आर डील्स बिटवीन 10 मिलियन टू 15 मिलियन प्लस जो साइन हुए हैं हमारे, और उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। नाउ प्रॉब्लम ये रहा इस क्वार्टर में कि ये जो डील्स थे ये अप्रैल और मई में साइन होने वाले थे, ये साइन होते होते मिड जून में आ गए, तो इनका एग्जीक्यूशन का जो एडवांटेज था, हमें मोस्ट ऑफ दीज डील्स का एडवांटेज हमें Q1 में नहीं मिला और वो Q2 से दिखने लगेगा और वो एडवांटेज आएगा। तीसरी बात ये, जो हमारा जो डील पाइपलाइन है आज की डेट में, हमारे पास मल्टीपल 25 मिलियन और 50 मिलियन के डील चल रहे हैं एंड कपल ऑफ 3-digit डील्स आल्सो इन द प्ले। तो देखा जाएगा कौन सा कब क्लोज कर सकते हैं हम लोग, जिससे हमें कॉन्फिडेंस है कि अमित जी, मैं मार्जिन्स के बारे में थोड़ा और आपसे क्लैरिटी चाहता हूं। क्या मार्जिन्स 18% तक रहेंगे FY26 तक, और ये अभी 17.5 के आसपास ही चल रहे हैं, यानी कि 17 और 18 के बीच में काफ़ी गैप है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एक तो वो 2 साल लगे हैं और दूसरी बात ये कि वी आर एन ऑनगोइंग कंसर्न। आप ये देखें कि आज जो ER&D स्पेस है इसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं। हम लोग अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने 200 मेंबर की टीम खड़ी कर ली है और हम बाकी काम कर रहे हैं, जिससे हम ये टीम को 2000 लोग तक लेके जाएंगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। दूसरा, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी ग्रोथ आ रही है, a significant part of that is because of the EV investments. Similarly, हम लोग सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे हमें कॉन्फिडेंस है। हमारे 150-200 लोग बैठे हुए हैं जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में काम करते हैं। हमारा गोल है इसे 2000 लेके जाने का इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स अगेन। तो दिस इज द सेकंड इन्वेस्टमेंट एरिया दैट वी आर डूइंग। थर्ड, साइबर सिक्योरिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में और इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाएगी। तो उस थर्ड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं। हमने पालो अल्टो नेटवर्क्स के साथ अनाउंस किया है हमारा अलायंस, और 5G के लिए हमने क्वालकॉम के साथ और BSNL के साथ हमारा अलायंस साइन किया है। हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें फाइनली जो है वो फंड्स जाते हैं एंड वी विल बैलेंस आवर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन्स रादर देन टियरिंग टुवर्ड्स अ प्रॉफिट मार्जिन ट्रेजेक्टरी। थर्ड, हमारे टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए। हमें फिर से ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन मिला है, तो हमारी जो इंक्रीमेंट थी वो हमने जुलाई। चड्ढा सर, एक आखिरी सवाल आपके जरा अधिग्रहण को लेकर जानेंगे, क्योंकि जब आपने स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण किया था तो उस वक्त दिक्कतें कई सारी थी। आप ये बताइए कि उसे आप कैसे ट्रैक पर लाएंगे, क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए? सबसे पहले मुझे एक बात कहनी है आपकी दर्शकों से कि ज्यादा डरना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, बाकी सब हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले जहां तक कि स्मार्ट वर्ल्ड की बात है, स्मार्ट वर्ल्ड का जो बिजनेस है वो बहुत डीप टेक्नोलॉजी का बिजनेस है और बहुत क्रिटिकल बिजनेस है। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स तो स्मार्ट वर्ल्ड कर रहा है जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकता हूं बिकॉज हमारे NDA साइन हो रखे हैं।
but these are critical for the infrastructure of India, right? So ये जो projects हम कर रहे हैं इसे हमें बहुत अच्छा technical know-how gain हो रहा है. As far as their profits are concerned, their revenue is concerned, उनका जो ये current quarter रहा, because last year तो हमने वो चलाया नहीं, उन्होंने चलाया. So जो उनका last quarter Q1 to Q1 they have grown, right? So they have done better in Q1. We have done in our Smart World business better in Q1 FY24 than SWC did in Q1 FY23. पहले, so growth है. Number two, because they are an H1 H2 business more than a Q1 Q business. Number two, उनके order जो हैं जो उन्होंने order sign किए हैं इस quarter में, we have been careful to sign orders that are more profitable, that have better DSO payment. अगर आप ऑलराइट चटर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो लास्ट बात आपने बोली ना आखिरी में कि H2 के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बाजार यही पसंद कर रहा है. इनफैक्ट इसीलिए वीक अर्निंग्स और वीक अभी के कमेंट्री के बाद भी गार्टनर ने भी वर्ल्ड वाइड आईटी स्पेंडिंग के एस्टिमेट को बढ़ाया है. और आप देखिए एल&टी टेक हर निशान में इस समय आ गया है. निफ्टी आईटी भी 3-4 दिन से चल रही, तो बाजार 6 महीने के बियॉन्ड देख रहा है. और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है 1-2 दिन के ट्रेड, 1 हफ्ते वाले ट्रेड अभी की अर्निंग्स और गाइडेंस देख रहे हैं. लेकिन आगे बढ़ते हैं. भसीन साहब से बात करने का वक्त हो गया है. संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने स्टॉक आइडियाज़ लेके. संजीव जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया. बाजार का हाल बयां करिए. आपके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया सी मुस्कुराहट ही बता रही है कि आप खुश हैं बाजार को देख के. ओवरऑल बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ लेके आए. गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड मॉर्निंग आपको भी, डिम्पी को भी और सत्य को भी. देखिए, सत्य वचन जो बने रहेगा वही कमाएगा. जो इंडिया पे बुलिश है वही रहेगा. बाकी सब गए तेल लेने, समझ आई. जो फॉरेनर्स 15,000 कह रहे थे 20,000 पे चाट के ले रहे हैं. तो वी आर सुप्रीम, आई एम सुप्रीम, यू आर सुप्रीम एंड इंडिया सुप्रीम. पहली बात, नॉट बीइंग अ पेट्रियट. सेकेंडली, अजय जी, obviously the volatility is your friend if you take advantage, but there is a saying, you can't run with the hares and hunt with the hounds. अगर है माल तभी आप राजे हो. ये बातें हैं करने की. अभी भी म्यूचुअल फंड कैश पे बैठे हैं. How can you get what will you get a fall for? Now in this whole gamut there will be a short term and a long term. आपको शायद बता दूं, पिछले हफ्ते आपको अर्निंग्स पे कहा था HCL टेक की एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन एट 1100, मिस मत करना. 1175 का टारगेट 1175 हो गया. टेक महिंद्रा मेरा ईयर फेवरेट था 980 पे 1250. कैनफिन होम 465 वाला दिवाली न्यू ईयर पिक था 820. शेयर मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो इन्वेस्टेड रहेंगे. शॉर्ट टर्म में वी आर डेफिनेटली मे बी ओवर प्राइस्ड, ओवरबॉट, बट हु इज टू ब्लेम. ग्लोबल रैली देखिए आपके साथ क्या हो रहा है. डाउ इज जस्ट हिट अ न्यू हाई. So the underlying remains, it is very difficult to time the market. Is only easy to spend time in the market. इस कारण से whether we are right or wrong, we are wrong mostly. Your only mantra is being positive on India. ठीक है, तो भसीन साहब का हमेशा की तरह बुलिश व्यू और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भसीन साहब को आप सुन लीजिए, आपका दिन बन जाएगा. और एक और चीज़ है, खूबी है भसीन साहब की कि बाजार का मूड चाहे जो भी हो, टेक्निकल फंडामेंटल्स जो भी कह रहा हूं, आप भसीन साहब को सुनिए, आपके अंदर खून का जो दौरा है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. भसीन साहब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अब शेयर कौन से लेने हैं. अरे शेयर तो बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं टाइटन के इस क्वार्टरली नंबर्स विल बी बेटर देन द लास्ट 2 क्वार्टर्स. माने दोनों क्वार्टर्स को मिला के होएगा, क्योंकि अभी राखी भी आ रही है, बाकी फेस्टिवल्स, और आजकल जिस तरह से टाइटन ने आईवेयर और बाकियों में दे हैव जस्ट एक्सपैंडेड अबाउट 1000 मोर स्टोर्स. तो मुझे लगता है टाइटन इज अ नो ब्रेनर. इट इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक, बट ये दिवाली आपको टाइटन 3500 रुपए का भाव दिखेगा. तो लार्ज कैप में टाइटन. दूसरे, मुझे तीनों अडानी शेयर बहुत पसंद है. अडानी पोर्ट ने अभी बताया है कि रिकॉर्ड टर्नओवर ऑन द पोर्ट्स एंड द टनेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. The biggest indicator of global growth is Baltic Freight Index. अडानी पोर्ट मेरे हिसाब से 800-825 का भाव आना चाहिए बाय दिवाली. तो अडानी पोर्ट. दूसरे, सीमेंट में अब बारिश हो गई, रेट्स विल गो अप, और यू कांट हैव अंबुजा ACC ट्रेड एट हाफ द मल्टीपल EV to EBITDA ऑफ अल्ट्राटेक. अंबुजा इज हेडेड टू 475 और ACC मेरे कहने पे लीजिए, ये 2200 का भाव आपको दिखा देगा. ACC अंबुजा आर नो ब्रेनर्स. पांचवा आपको कहना चाहता हूं कि चंबल फर्टिलाइजर कैन बी अ डार्क हॉर्स. आई थिंक ऑल बैड न्यूज इज इन द प्राइस. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस एज यूरिया एंड फॉस्फेट स्टार्ट टू पिक अप.
दे ऑल्सो हैव अ बिजनेस इन शिपिंग विच इज डूइंग वेल। और लास्ट अजय जी मेरा डार्क हॉर्स देखिए न्यू हाई पे है SW सोलर, 750 का भाव दिखा दूंगा इस साल, नहीं तो अगले मार्च तक। 350 पे अगर हिम्मत है तो लीजिए, 750 के भाव से पहले मत बेचिए। 18 करोड़ की एबिटा में अगले 2 क्वार्टर में एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। 15,000 करोड़ का ऑर्डर है विदाउट द पेरेंट, सो यू कैन इमेजिन वेयर दी स्टॉक्स कैन रीच। इसका नंबर कब आएगा? नंबर आ गया इसका, और इसके ऊपर सूरज चमक रहा है, और कल भी 14-15% ऊपर था। तो काम तो हो गया है, रेडार पे आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बढ़िया। SW सोलर आपका खासा स्टॉक था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। SW में कल ओहो आज भी 6% और कल 14% का अप मूव, तो 280-250 वाला भाव तो निकल गया है। लेकिन इसका IPO जब आए थे 800 के ऊपर हुआ करता था, आपको याद होगा। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं, हम लेंगे संतोष के साथ। तो संतोष, SW सोलर में कल ब्रेकआउट आया है, लेकिन भाव अभी भी थोड़ा सा लंबा चार्ट लेके आए डॉक्टर साहब, और लंबा जब IPO आया था, अभी भी टॉप से काफी नीचे है। लेना चाहिए क्या चार्ट्स के हिसाब से? क्या क्या, क्या कहते हैं आप? यस अजय जी, वैसे तो इस पूरी रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेंथ पे फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि कई सारे स्टॉक्स निकलेंगे जो यहाँ से 4-5 टाइम्स हो जाएंगे आने वाले समय में। और SW सोलर की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से फंडामेंटल्स के कंसर्न है, बट शायद वो भी इंप्रूव होते नजर आएंगे। टेक्निकली यहाँ डेफिनेटली एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से लग रहा है कि और स्ट्रेंथ बनते दिखेगी। इमीडिएटली 400 के टारगेट इजीली अचीव होते नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई मोमेंटम चेस करता है तो उसके लिए फ्रेश स्टॉप लॉस रहेगा 340 का। व्यू बुलिश है, मेरे को लगता है इस पूरी स्पेस पे नजर रखिएगा, यहाँ पर अच्छे मौके बनेंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार आज 5.5% तेजी है, लेकिन तेजी इसमें लगातार बन रही है। ये शेयर लगातार चल रहा है और 350 के आंकड़े को भी पार कर लिया है। लेकिन एक शेयर जो बाजार को भी संभाल कर रखा है, बाजार को बल्कि और ऊपर लेके जा रहा है, रिलायंस लगातार फोकस में है, और डिम्पी इस शेयर को लगातार आपके लिए हाईलाइट भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड हाई से अब सिर्फ 12 रुपए के आसपास की दूरी रह गई है, 2840 रुपए 50 पैसे। ये इसका 52 हफ्ते का नया ऊपरी स्तर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन